नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, एक नई कहानी है जिसका नाम है जीवन इसी का नाम है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हल्के जाड़ों के दिन धूप अभी सुहानी लगनी शुरू ही हुई थी। ऐसे में छोटे से गांव में 7 साल का लड्डू आंगन में खाट डाले बैठा है और पढ़ने में मग्न है। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बोला, क्या पढ़ रहा है लड्डू? काका। वो गांव में पिताजी को काका ही कहते हैं। कल का पाठ याद कर रहा हूँ। आपको कुछ काम है? लड्डू ने साथ ही प्रश्न भी पूछ लिया। सामने उस बच्चे के पिता खड़े थे, जिनका नाम सुमेर था। गांव में उनकी नेक नियति के लिए जाने जाते थे। सुमेर के 3 लड़के थे। बड़ा वाला पहली बीवी का था, जो 4 साल में स्वर्ग सिधार गई थी। बाकी 2 दूसरी की, जो 6 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गई। सुमेर ने कहा, जा अपने भाइयों को बुला ला। लड्डू ने किताब बंद करते हुए कहा, अभी बुला कर लाता हूँ काका। इतना कहकर वो सीधा उनके खेतों के किनारे से बहने वाली नहर के पास पहुंचा। देखा तो उसके दोनों भाई नहा कम रहे थे, बल्कि मस्ती ज़्यादा कर रहे थे। उसका बड़ा भाई बलराम बोला, देख बंसी, अब मैं सबसे ऊंची कूद लगाऊंगा और 1 फुट दूर गिरूंगा। और फिर छलांग लगा दी। लड्डू से छोटा बंसी ताली बजा बजा कर हंसने लगा। लड्डू बोला, बड़े भैया, काका बुला रहे हैं तुम दोनों को। बंसी जल्दी से बोला, भाई तुम जाओ, हम नहीं आ रहे। बलराम भी बोला, अभी हम नहा रहे हैं, बाद में आ जाएंगे। लड्डू बोला, चलना है तो अभी चलो, ना तो बोल दूंगा मैं आप लोग नहीं आ रहे। बलराम नहर से बाहर निकलते हुए बोला, रुक, चल रहे हैं। और तीनों घर पहुंचे। काका इंतजार कर रहे थे। बलराम, काका क्यों बुलाया? सुमेर, क्या कर रहे थे तुम दोनों? बंसी, खेल रहे थे। बलराम, क्यों बुलाया काका? सुमेर ने बलराम और बंसी को देखा, फिर रसोई में जाकर 2 प्लेटों में खाना परोस कर लाया और कहा, पहले खाना खा लो। लड्डू को भी थाली पकड़ा दी। थोड़ा सा खाकर लड्डू ने अपनी किताबें उठाई और फिर से खाट पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। और बलराम और बंसी दोनों चले गए। सुमेर सोचने लगा, एक जैसा सब कुछ। फिर उसके 2 बेटे पढ़ने का मतलब नहीं समझ रहे, बल्कि एक पढ़ता रहता है। उसने खुद को दोहराया, जिंदगी यही है, और रसोई में चला गया। वक्त बीतने लगा और सुमेर के बच्चे बड़े होने लगे। सुमेर ने पूरी कोशिश की कि उसके बाकी दोनों बच्चे भी पढ़ना लिखना जान जाए, मगर वो दोनों को पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी। वो बस मस्ती करते। गांव का स्कूल 8वीं तक ही था और ये लड्डू का आखिरी साल था, जबकि बंसी और बलराम पढ़ाई छोड़ चुके थे। एक दिन सुमेर खेत से घर वापस लौटा तो देखा लड्डू हमेशा की तरह पढ़ रहा था और बलराम चूल्हे पर कुछ बना रहा था और बंसी सब्जी धो रहा था। सुमेर ने पहली बार उन दोनों को काम करते देखा। सुमेर ने मुंह हाथ धोया और रसोई में आया। तब तक बलराम सब्जी छोंक कर आटा गूंदने जा रहा था। सुमेर ने बंसी को चौके से हटा उठने का इशारा किया और खुद चौकी पर बैठ गया और आटे में पानी डालते हुए बलराम से पूछा, खाना बनाना कैसे आया तुमको? बलराम सीधे बोला, काका तुमको रोज़ बनाते देखता हूँ तो आ गया। सुमेर ने देखा बलराम ज़्यादा पानी डालने वाला था, तो सुमेर ने उसका हाथ रोककर कहा, इतना पानी काफ़ी है, ज़्यादा डालोगे तो गीला हो जाएगा। फिर प्यार से बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है, इसमें सब कुछ सही मात्रा में डालना चाहिए, नहीं तो बिखर जाती है। अगर थोड़ा तुम दोनों पढ़ लिख लेते तो तुम्हारा ही काम आता। बलराम हमेशा सीधी बात करता था। तो फिर से बोला, मेरे हिस्से का लड्डू पड़ रहा है, इसलिए उसको कोई काम का नहीं कहता, और बंसी मेरा जैसा ही है, उसको समझाकर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए काका, तुम लड्डू की पढ़ाई के बारे में सोचो, उसे आगे कैसे पढ़ाओगे। आटा गूंज चुका था और बलराम हाथ पोंछता हुआ रसोई से बाहर चला गया। सुमेर ने सब्जी चलाई और रोटी बनाई और सबको खिलाई, खुद भी खाई और सारे काम निपटाकर बाहर आया। तीनों को साथ बिठाया और बोला, लड्डू तुम पढ़ना चाहते हो, जानता हूँ, इसलिए अगली साल से तुम्हें किसी छात्रावास में डाल दूंगा। मगर बलराम,
तुम क्या करना चाहते हो? और बंसी तुम? बंसी सीधा बोला, जो बड़े भैया करेंगे वही करूँगा। इतना कहकर वो खाट पर जाकर सो गया। बंसी न जाने कैसे पर बचपन से ही बलराम की पूंछ था। शायद जन्म से ही बलराम ने उसे अपने साथ रखा था। अम्मा के बाद बंसी बलराम के सबसे ज़्यादा नज़दीक था। बलराम अपनी आदत के अनुसार बोला, काका जो तुम कर रहे हो वही करूँगा, खेती करूँगा। हमारे जितने सारे खेत हैं जिनको और लोग भी जोतते हैं और वो सब सही से नहीं जोतते, तो मैं ठीक से करूँगा बस। अगर सब पढ़ लिख कर बाहर चले गए तो गांव में कौन रहेगा? इतना कहकर वो भी पलटकर सो गया। सुमेर ने जब बलराम की बातें सुनी तो जी चाहा कि उसे गले से लगा ले। वो समझ गया था कि उसकी परवरिश सही है। बलराम और बंसी किसी गलत रास्ते पर नहीं है। अजब गजब से मोड़ दिखाती है ये जिंदगी। कभी सुमेर को लग रहा था कि उसके दोनों बच्चे बिगड़ गए, मगर आज गर्व था उसके लिए। सुमेर फिर सोचकर हंस दिया और बुदबुदाया, जीवन इसी का नाम है। फिर सोते हुए बलराम और बंसी दोनों को चादर से सही से उड़ाई और सोने चला गया। सुमेर ने लड्डू के लिए स्कूल ढूंढकर उसका एडमिशन करवा दिया। लड्डू 3 दिन बाद जाने वाला था। सुमेर खुश था। वजह भी थी, उसका बड़ा बेटा खेतों में मन लगाकर काम कर रहा था और बंसी भी। दोनों अपना नाम लिखना जानते थे, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जान गए थे। सुमेर के पास अब कोई टेंशन नहीं थी। अगले दिन सुमेर खेत से आया और आते ही बिस्तर में लेट गया। उसने कंबल ओढ़ा मगर फिर भी कंपन होने लगी। घर में सिर्फ लड्डू ही था। बंसी और बलराम खेत में ही थे। अलबत्ता सुमेर 4 बजे ही आ गया था। लड्डू ने देखा काका कांप रहे हैं। उसने जल्दी से रजाई निकाली और उसको ओढ़ा दी, मगर सुमेर अभी भी कांप रहा था। उसने जल्दी से एक और रजाई उनके ऊपर डाल दी। सुमेर की कंपन थोड़ी कम हो गई थी, मगर जब सर छूकर देखा तो तेज बुखार था। वो जल्दी से बाहर गया, किसी बच्चे को बलराम को बुलाने के लिए भेजा। वो वापस काका के पास बैठ गया। 10 मिनट बाद बलराम आ गया। उसने देखा तो बंसी से पानी लाने को कहा और काका के सिर पर ठंडी पट्टी रखने लगा। फिर लड्डू से बोला, देख लड्डू, मैं वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ, तू ये पट्टी बदलते रहना, पानी गर्म हो तो बदल लेना। और बंसी तू काका के हाथ पैर पर ठंडे पानी की पट्टी रख, मैं जल्दी से आता हूँ। बलराम साइकिल लेकर निकल गया। 16 साल का बलराम इतना भी बड़ा नहीं था, मगर बहुत ही समझदार था। वो बैद जी के घर गया। बैद जी घर से कहीं जाने के लिए निकल चुके थे। बलराम मुख्य सड़क की ओर दौड़ा तो बैद जी दिखाई दिए। बलराम उन्हें घर चलने को मना कर लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर देखा तो दोनों भाई वैसे ही कर रहे थे जैसा वो कह कर गया था। वैद्य जी ने औषधि दी, एक तो खिला दी और एक खाने के बाद देने को कहा। बलराम रसोई में गया तो बंसी भी जाने लगा। तो लड्डू बोला, बंसी तुम यहीं रुको, काका के पास बैठो, बड़े भैया की मदद मैं कर देता हूँ। बलराम ने सब्जी काटी और चढ़ाने की तैयारी कर रहा था कि लड्डू आटा गूंदने लगा। वो भी ज़्यादा पानी डालने वाला था, तभी बलराम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बिल्कुल वैसी ही कही जो काका ने उससे कही थी। लड्डू सुनकर खुश हुआ। बलराम बोला, तू सब्जी देख, मैं गूंदता हूँ। थोड़ी देर बाद बलराम थाली में खाना परोस कर लेकर आया। उसके पिताजी को होश अभी भी आया था। वो उठने की कोशिश करने लगे तो बंसी ने दीवार से तकिया थोड़ा ऊंचा लगाते हुए कहा, काका तुम लेटे रहो, अभी बुखार है। बड़े भैया और लड्डू भैया खाना लेकर आते होंगे, वो खाना और औषधि खाकर सोए रहना, सुबह तक बिल्कुल चंगे हो जाओगे। फिर काका के कहने पर बंसी ने दोनों रजाई हटा दी। बलराम खाना लेकर आया, लड्डू पानी लेकर आया। बंसी ने खाने की थाली रखने के लिए टेबल लगाई और बलराम कोर बनाकर काका की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो काका खाना खा लो, फिर औषधि खाना और आराम करना। सुमेर बलराम को देखता ही रह गया। तीनों बेटे उसे ही देख रहे थे। बलराम ने कोर उनके खुले हुए मुंह में डाला और बोला, काका हम परिवार हैं और परिवार ही रहेंगे। तुम्हारे संस्कार कूट कूट कर भरे हैं हम में। काका आप चिंता मत करो, अगर सुबह बता देते तो इतना बीमार नहीं पड़ते। फिर बंसी और लड्डू की तरफ देखकर बोला, बंसी लड्डू जाओ, थाली में खाना परोस कर तुम दोनों खा लो। बंसी बोला, और बड़े भैया तुम? लड्डू बोला, आप काका को खिला लो, फिर आप हम साथ में ही खा लेंगे।
बलराम कुछ कहता उससे पहले ही सुमेर ने संभल कर थाली में से रोटी का कोर तोड़ा और बलराम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बलराम मेरे साथ खा लेगा, तुम लोग भी खा लो। बलराम ने काका को देखा तो उसकी आंखें भर आई और आंखों का पानी अंदर रख कोर मुंह में लेते हुए बोला, काका सही कह रहे हैं। बंसी बोला, मैं भी साथ में ही खाऊंगा। इतनी देर में लड्डू सब्जी और रोटी दोनों टेबल पर रखते हुए बोला, अरे मैं भी। बलराम और सुमेर को देखकर हंसी आ गई। सुमेर बोला, ठीक है खा लो, सब साथ में ही खाएंगे। थोड़ी देर पहले ज्वर से पीड़ित सुमेर अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। उसके तीनों बेटे उसके साथ और एक दूसरे के हाथ से खाना खा रहे थे और साथ साथ हंसते भी जा रहे थे। सुमेर ने तीनों को गले से लगा लिया और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए तुम तीनों अलग मत होना। भले ही शरीर से दूरी आए, मन से दूरी मत आने देना। वादा करो तीनों। तीनों ने वादा किया। खाना खाने के बाद बलराम और लड्डू ने रसोई का काम निपटा लिया और बंसी ने काका को औषधि पिलाकर सुला दिया। बलराम आया तो काका सोने की तैयारी कर रहे थे। वो बंसी और लड्डू से बोला, जाओ तुम दोनों भी सो जाओ। वो दोनों सो गए तो बलराम ने काका को कंबल सही से उड़ाया, जैसे रोज उसके काका करते थे वैसा ही किया। प्यार से उनका और दोनों भाइयों का माथा चूमा और बोला, कभी हार कभी जीत, कभी आंसू कभी हंसी, जिंदगी इसी सभी में है, जीवन इसी का नाम है। और बिस्तर पर लेट गया। इधर सुमेर सोच रहा था और रब का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसके आज तक के सभी अच्छे कर्मों का सिला उस रब ने उसके बच्चों को इंसानियत, आपसी प्रेम देकर और उन्हें लायक बनाकर दे दिया था। सुमेर लायक बेटों की सेवा से जल्द ही स्वस्थ हो गया। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। लड्डू हॉस्टल चला गया। 16 साल का बलराम और 10 साल का बंसी खेत में लग गए। बलराम को धीरे धीरे खेतों की सारी बातें समझ में आने लगी और बंसी बलराम के साथ ही रहता, पर गांव में मस्ती भी खूब करता। सभी से मिलनसार और हंसमुख था बंसी, जबकि उससे ठीक उलट बलराम बेहद गंभीर। उधर लड्डू पढ़ता गया। बंसी और बलराम को सुमेर ने खूब प्यार दिया और मेहनत से खेती बाड़ी सिखाई। बलराम ने धीरे धीरे सब कार्यभार संभाल लिया। 20 साल का बलराम यूं बात करता जैसे कोई 25 बरस का हो। जब लड्डू 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था तभी उसके हॉस्टल में एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी को पढ़कर लड्डू तुरंत घर भागा। घर जाकर पता चला सुमेर बीमार है। बहुत सेवा करने पर भी सुमेर न बचा। अलबत्ता वो अपने बेटे को एकता की सीख जरूर दे गया। बलराम सबसे बड़ा था। वो अकेले में तो खूब रोया, मगर सामने लड्डू और बंसी को संभालता। सुमेर को गए हुए जब 14वां दिन था तो बलराम ने लड्डू से कहा कि वो वापस हॉस्टल चला जाए। हॉस्टल का ये आखिरी साल है। उसके बाद उसे किसी बॉयज़ हॉस्टल या फिर कमरा किराए पर लेकर आगे की पढ़ाई करनी होगी। लड्डू के कतई मन न था, मगर ये ज़रूरी भी था, तो बलराम ने लड्डू को वापस भेज दिया। बलराम ने कहा, काका का सपना है कि तुम बड़े बनो, खूब पढ़ो लिखो, तो तुमको ये करना ही होगा। हर घाव का मरहम भले ही ना हो, मगर बुरा वक्त गुजर ज़रूर जाता है। तो वक्त अच्छा हो या फिर बुरा हो, दोनों ही गुजर जाते हैं। लड्डू ने बीए, एलएलबी की और अपने गुरु और शहर के बेस्ट लॉयर के साथ प्रैक्टिस की और साथ ही एलएलएम में एडमिशन भी ले लिया और उन्हीं के घर किराए पर रहने लगा। शहर के बेस्ट लॉयर की बेटी का नाम आशा था और ये एक डॉक्टर थी। इधर बलराम पूरी तरह सुमेर सा हो गया। उसकी सोच बिल्कुल सुमेर जैसी थी। वो विनम्र था, मेलझोल वाला था और गांव के भले में सबसे आगे रहता था। घर के हालत अब बदल गए थे। बलराम का अब गांव में सुनहरा नाम था। उसने कभी बेईमानी नहीं की, न अपने होते किसी को करने दी। उसके दामन पर कोई दाग नहीं था। दूसरी तरफ बंसी नटखट पूरा का पूरा कृष्णा जैसा था। हर किसी से बोलता, बात करता, खुश रहता और सबको खुश रखता। एक दिन बलराम से मिलने पड़ोस के चौधरी काका आए और बताया कि उनकी लड़की बंसी से ही शादी करना चाहती है और बंसी भी। बलराम ने बंसी को बुलाया तो वो बोला, हाँ मगर मैं शादी नहीं करूँगा, प्रेम अलबत्ता करता हूँ। पूछा तो बोल दिया, ना तो ना। बलराम जानता था बंसी उसकी बातों को ना सही ना नहीं करता और जब ना कर देता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और कारण वो लड्डू को ही बताएगा। तो बलराम ने लड्डू को चिट्ठी लिखकर सब बातें बता दी। लड्डू ने एलएलएम में एडमिशन लिया ही था
21 साल का हो गया था जबकि बंसी 19 का ही था और उसकी शादी ये सुनकर ही लड्डू को हंसी आ गई। बलराम बोला, तुझे पता लगाने को बुलाया और तू हंस रहा है। लड्डू बोला, बात हंसने की है तो क्या करूं। बलराम बोला, बात गंभीर है लड्डू, बात को समझ। लड्डू बोला, मेरे रहते बात गंभीर हो सकती है भला? मैं बात करता हूँ और हल निकालता हूँ। लड्डू ने सबसे पहले बंसी से बात की तो वो सीधे बोला, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी शादी से पहले तुम्हारी और बड़े भैया की शादी होगी। जब तक इस घर में भाभी नहीं आ जाती मैं नहीं करने वाला शादी। बात तो सही है, लेकिन मेरे भाई, मेरी शादी अभी नहीं हो सकती। मेरी 2 साल की पढ़ाई, प्रैक्टिस, फिर खुद की प्रैक्टिस सब बाकी है। हाँ, बड़े भैया की उम्र हो गई है शादी की, 24 के हो गए हैं। लड्डू ने कहा। फिर वो चौधरी काका के घर गया। पता चला लड़की का नाम शारदा है और वो पढ़ी लिखी है। फिर भी बंसी से शादी करना चाहती है क्योंकि बचपन से ही वो यही चाहती थी। लड्डू ने दोनों को समझाने की कोशिश की मगर ना शारदा मानी और ना ही चौधरी काका और ना ही बंसी टस से मस हुआ। बलराम ने जब पूछा तो वो बोला, आप दोनों की मंगनी कर दीजिए बड़े भैया, लेकिन शादी तब करेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा। बंसी की सगाई कर दी गई। शहर से लड्डू के दोस्त और सर भी आए। सब ने खूब एंजॉय किया। जब लड्डू वापस जाने लगा तो बलराम बोला, तू आता है तो मन लग जाता है, नहीं आता है तो ये बंसी कुछ ऐसा कर देता है कि तेरी पढ़ाई में कुछ और कहते। बलराम, उससे पहले ही लड्डू ने बलराम के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस कुछ दिन और, फिर मैं भी लौट आऊँगा। घर में भाभी होगी तो उनके प्यार से दूर थोड़ी रह पाऊँगा। बलराम समझा लड्डू शारदा के बारे में बोल रहा है, मगर लड्डू ने तो बलराम की पत्नी के लिए बोला था। बलराम ने हाँ कहा और लड्डू बोला, आज जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊँगा। देख बंसी, बड़े भैया को परेशान नहीं करना और जो मैंने बातें कही हैं उनका ख्याल रखना। बंसी ने मुंडी हिला दी और बोला, बड़े भैया अभी लड्डू भैया जा रहे हैं, कल को वापस आ जाएंगे। काका कहा करते थे ना, कभी सुख में कभी दुख में जीती है जिंदगी, हर हाल खुश होती है। क्यों दुख और सुख दोनों ही बनी है, जीवन इसी का नाम है। ये सुनकर तीनों भाई गले लगे और लड्डू चला गया वापस शहर। शाम का वक्त, सूरज किसी बच्चे की तरह रात रूपी माँ की गोद में सोने को आतुर, एकदम नारंगी छटा लिए हुए आसमान। सभी किसान घर को लौट रहे थे, बच्चे खेल कूद में मस्त शोर मचा रहे हैं और सभी पंछी अपनी नीड़ों को वापस लौट रहे हैं। हर तरफ कोलाहल, बैलों के गले में घंटियां, ट्रैक्टरों, बच्चों, पंछियों का कलरव, औरतों की कुएं के पास ना खत्म होने वाली बातें और जानवरों के ढेरों आवाज़ें। मगर इन सब में खेत के बीचों बीच बने पंछी उड़ाने वाले मचान पर एक लड़की ढलते सूरज की तरह सुंदर और नारंगी रंग ओढ़े ढलते सूरज को एक टक निहारती हुई बैठी है। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। हाथ का स्पर्श पाते ही उसके सुर्ख लबों पर हंसी तैर गई, लेकिन फिर भी जरा सी देर मुस्कुराकर तुनक कर बोली, मिल गई फुर्सत? यहाँ इंतजार करते जान पर बनाई, बात मत करो हमसे, और मुंह घुमा लिया। ये शारदा है, सुंदर मनमोहक रूप और पढ़ी लिखी और उस पर बेहद समझदार, बंसी की मंगेतर। बंसी बोला, माफ कर देना शारदा, बड़े भैया के कहने पर परले गांव चला गया था, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। शारदा झट से बोली, क्या लाए हो बंसी? तू तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, तो मैं क्यों दिखाऊं? बंसी ने कहा, देखो, ज़्यादा भाव मत खाओ, एक तो खुद ही देर से आए और अब खुद ही गुस्सा हो रहे हो। दिखाओ ना, क्या लाए हो? शारदा ने कहा। पहले बोल, माफ़ किया, बंसी ने कहा। अच्छा, किया बाबा, किया किया किया, माफ़ किया। अब तो दिखा दो, क्यों सता रहे हो? शारदा ने कहा। बंसी ने खुश होकर शारदा के हाथ में डब्बा पकड़ा दिया और जब शारदा ने खोल कर देखा तो शायद जल्दी से बंसी के गले लग गई और बोली, तुम कितने अच्छे हो बंसी, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। बंसी बोला, मैं पहना दूँ? पहले तो शारदा झिझकी, फिर बोली, चलो पहना दो, पर टूटनी एक भी नहीं चाहिए। बंसी प्यार से शारदा को वो चूड़ियाँ पहनाता हुआ बोला जो वो लेकर आया था, तुम्हारी ये हरे कांच की चूड़ियाँ तो मेरी भी जान ले लेती हैं, टूटी तो मैं भी टूट जाऊंगा।
शारदा ने जल्दी से बंसी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, खबरदार, फिर मजाक में भी ऐसी बातें की तो अगर बोला तो जान ले लूंगी, समझे? मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसी हजारों चूड़ियां तुम पर कुर्बान, मगर ऐसी फालतू बातें फिर मत कहना। याद रखना, सदा हमारी सगाई हो गई है और अब तुमसे मैं जुड़ी हुई हूँ। खबरदार जो सोचा भी दूर जाने के बारे में। बंसी ने देखा शारदा रोने लगी है तो बोला, ठीक है, नहीं सोचूंगा, मगर अगर तुम्हारी दोस्त शीला ने ऐसा वैसा कुछ सोचा तो मेरा मन तो वैसे भी बहुत भोला है। और मचान से छलांग लगा दी। बंसी जानता था कि अब शारदा उसके पीछे भागेगी उसे मारने के लिए। हुआ भी वही। शारदा मचान से उतरी, खेत से एक डंडा उठाया और दौड़ी बंसी के पीछे। आगे आगे बंसी और पीछे पीछे शारदा। तभी एक खेत के बीचों बीच बंसी रुक गया और दोनों बाहें फैला दी। शारदा ने यह देखा तो डंडा फेंका और उसकी बाहों में समा गई। थोड़ी देर दोनों की सांसें ऊपर नीचे होती रही। फिर सांस सामान्य हुई, लबों पर मुस्कुराहट आई और फिर बंसी ने उसे अलग किया और बोला, बंसी की तो सिर्फ शारदा हो सकती है, कोई और नहीं। शारदा बोली, क्यों सताते हो ऐसे? इतना कहकर वो बंसी के करीब आने लगी। बंसी ने शारदा के माथे को चूमा और बोला, नहीं शारदा, इनसे आगे कुछ नहीं। मैं सुमेर का बेटा हूँ, गलत नहीं कर सकता। जब तक शादी नहीं हो जाती कुछ नहीं। और तुम भी काका की बेटी हो, उनके घर की इज्जत। रोज़ मिलना तो ठीक है, सगाई हो गई है हमारी, मगर यूं करीब आना गलत है। लड्डू भैया ने जाते समय कहा था, जब तक बड़े भैया की शादी नहीं हो जाती तब तक कोई गलत कदम मत उठाना। और तू तो बहुत समझदार होना शारदा, पढ़ी लिखी हो, गलत रहा तो तुम भी जाना पसंद नहीं करोगी, इतना तो मैं भी जानता हूँ। शारदा बंसी की बातें एकदम गौर से सुन रही थी और उसे एक टक देख रही थी। उसने धीरे से बंसी का हाथ पकड़ा और बोली, मेरी काकी कहती थी कि मैं तुमसे शादी करके पछताऊंगी। अगर मुझे काका के परिवार में से ही चुनना है तो मैं लड्डू को चुनती, मगर जानते हो, मेरे लिए लड्डू भैया हमेशा भैया रहे हैं। बचपन से ही मैं तो कह देती, लड्डू तो भैया हैं और बंसी को चुनकर मैं पछताऊंगी नहीं, बल्कि गर्व करूंगी। वो सदा मुझे इतना सम्मान और प्यार देगा जितना तुमको तो क्या किसी गांव की किसी औरत को नहीं मिला होगा। और जानते हो, आज मैं सही साबित हो गई। आंखों में आंसू भरे शारदा थोड़ी देर रुककर बोली, मुझे गर्व है मेरी पसंद पर, मेरे बंसी पर। बंसी ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर गले से लगी रही, फिर आंसू पोंछे और बोली, चलो घर चलो अब। उधर किधर? तुम्हारा इस तरफ है और मेरा घर उस तरफ है। अभी शादी न हुई है जो मेरे साथ घर जाओगी, बंसी ने कहा। शारदा भोलेपन से बोली, वो मुझे पता है, मगर तुमने कहा था ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं बड़े भैया से गुजारिश करने जा रही हूँ, या तो मैं रोज़ खाना बनाऊँ रात दिन दोनों का, या फिर वो मेरी योग्यता के अनुसार काम दे। और तुम नहीं बोलोगे कुछ हमारे बीच में। अब चले? बंसी का हाथ थामे शारदा बड़ा भैया से मिलने चल पड़ी। जिंदगी में हर रंग है और प्यार का रंग सबसे गहरा है। इसी रंग से तो जिंदगी रंग बिरंगी लगती है और सच्चे प्रेम में जो डूबी है, जीवन उसी का नाम है। शारदा शाम के समय घर पहुंची तो बलराम ने पूछा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बंसी इसे घर क्यों नहीं छोड़कर आया? बंसी कुछ कहता उससे पहले ही शारदा ने बलराम के पैर छुए और बोली, बड़े भैया प्रणाम। इसमें आपके भाई की कोई गलती नहीं है, मुझे ही आपसे काम था। फिर पूछा, बड़े भैया क्या मैं खाना बना दूं? बलराम ने पहले तो शारदा के बढ़ते कदम रोके और बोला, रसोई में कदम मत रखना, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम कोई काम नहीं करोगी घर का। शारदा बोली, तो क्या करूं फिर? दिन भर घर में रहती हूँ, बापू कोई काम करने नहीं देते, बोलते हैं कुछ दिन की मेहमान है। अब बताओ आप ही, क्या करूं मैं फिर? या तो आप मेरे लिए काम ढूंढो या फिर मैं घर का काम करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर बच्चों से रूठ कर बैठ गई रसोई के दरवाजे पर ही। बंसी पानी लेकर आया तो बोला, शारदा अंदर जाने दे, रास्ते से हटो। मगर शारदा हटी नहीं। बलराम ने उसे उस वक्त टालने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, कल दोपहर गोदाम के बाहर आकर मिलना, मैं तेरे लिए काम ढूंढ दूंगा। अब हट चौखट से, नहीं तो बंसी पानी लेकर गिर जाएगा। शारदा ये सुनकर खुश हो गई और हट गई। बंसी उसे घूरते हुए अंदर चला गया।
पानी रखकर पटले पर बैठता हुआ बोला, कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेती? शारदा बोली, बहुत कर लिए और बहुत हो गई पढ़ाई, और नहीं करनी। बलराम ने प्यार से पूछा, बंदरिया रोटी खाएगी? बलराम बचपन से ही उसे ऐसे ही बुलाता था और वो चिढ़ जाती थी, लकड़ी लेकर मारने को दौड़ती थी। बलराम ने जानबूझकर बंदरिया पुकारा उसे, और शारदा ये सुनकर खुश हो गई। जल्दी से बोली, हाँ, मगर बचपन की तरह बंदरिया को रोटी तोड़कर पहला कोर खिलाओगे तब। बलराम बोला, ले, थाली परोस दी, और ये ले तेरा कोर, और कोर तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। शारदा झट से अंदर आई और खा लिया। फिर झट से बलराम का हाथ अपने दुपट्टे से पोंछ दिया। बलराम कुछ कहता उससे पहले ही बंसी बोला, बचपन में बंदरिया थी, अब भी बंदरिया है। शारदा ने जल्दी से सब्जी रोटी में दबाकर रोल बनाया और थाली रसोई के बाहर ही रखते हुए बोली, और तुम बंदर, और भागी। बलराम ने आवाज़ लगाई, शारदा, बंसी छोड़ आएगा। वो बाहर को जाती हुई बोली, मैं सुमन के साथ जा रही हूँ। वो मिल गई। बंदर से बोलिए केले खाए। बंसी ये सुनकर उसके पीछे दरवाजे तक आया और वो गांव की ही लड़की के साथ फुर हो गई। बंसी वापस लौटा तो बलराम बोला, अभी भी तंग करता है तू उसे? बंसी बोला, ज़्यादा पक्ष न ले रहे हो आप अपनी बहुरिया का। बलराम ने थाली परोस कर उसकी तरफ खिसकाई और बोला, खा ले, और अपना चुपचाप खाना खाने लगे। मगर मन में शारदा के लिए काम ढूंढना है यही चल रहा था। उसने लड्डू को रात को फ़ोन किया और इस बारे में राय ली। लड्डू ने कहा, बड़े भैया, मुंशी जी बहुत दिनों से एक सहायक को कह रहे हैं। शारदा पढ़ी लिखी है, अकाउंट जानती है अच्छे से, तो क्यों ना आप उसे मुंशी जी का सहायक बना दो। बलराम ने कहा, ये तो सही कह रहा है, वो पढ़ी लिखी जो है, और फिर औरतें काम नहीं कर सकती बाहर का, ये सोच भी बदल जाएगी जब शारदा कंप्यूटर पर काम करेगी और खेतों का काम भी कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। अगले दिन बलराम एक कंप्यूटर लेकर आ गया और जब शारदा आई तो बोला, आज से तुम इस कंप्यूटर पर काम करोगी, अकाउंट का, मुंशी जी की मदद करोगी, सारा बही खाता तुम्हें संभालना है, और साथ ही मुनीम जी को भी ये सिखाना और समझाना होगा। इसके लिए जो वेतन बनता है वो मुनीम जी तुम्हें दे दिया करेंगे। बोलो, करोगी? शारदा बोली, भैया, आप मुझे जॉब दे रहे हो? और गांव वाले कुछ। बलराम एकदम से बोला, अब तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो तो गांव की परवाह मत करो। अब से हम नई रीति चलाएंगे। बलराम सहर्ष राजी हो गया और काम करने लगी। बलराम ने सारे गांव को दिखा दिया कि बहू बेटी हो या बेटा बेटी या फिर बेटा बहू, किसी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सब काम कर सकते हैं। ये ना कि आदमी बाहर का करे और औरत सिर्फ घर का। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो इस नियम को नहीं मानता वो ही असफल होता है। और जिंदगी का तो काम ही है हर पल रंग बदलना, इसलिए जिंदगी के साथ रंग बदलिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। एक तरफ शारदा ने बलराम का ऑफिस संभाल लिया और गांव में विरोध के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी, और आखिर सबको हार माननी पड़ी सुमेर के बेटे के आगे। वहीं दूसरी तरफ लड्डू शहर में एलएलएम की तैयारी और प्रैक्टिस जोर शोर से कर रहा था। अपने गुरु के घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा था और गुरु के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था, और अपने भाइयों की खूब बढ़ चढ़कर तारीफ करता था। सब कहते कि वो शादी के बारे में क्यों नहीं सोचता, तो कहता, बहुत दिनों से काका की एक ज़मीन जो उनकी सास हुआ करती थी वो किसी और के कब्जे में है। वो चाहता है कि वो उसका केस लड़े और वो ज़मीन बड़े भैया को तोहफे में दे। इस कदम को आगे बढ़ाने में गुरुजी ने खूब साथ दिया, और उनकी बेटी आशा न जाने क्यों जब भी बलराम की बातें सुनती थी प्रभावित हो जाती थी, जबकि उसने एक बार भी बलराम को देखा तक नहीं था। जब बंसी की सगाई में आशा के पिता और लड्डू के गुरुजी वापस आए तो उन्होंने बलराम की जमकर तारीफ की और ये तक कह दिया कि अगर उनका दामाद हो तो बलराम जैसा हो। आशा पहले ही लड्डू की बातों के कारण बलराम से प्रभावित थी, और ये सब सुनकर उसके मन में अलग सी ही जगह बन गई थी बलराम के लिए। जिसे सारी दुनिया इश्क कहती है, कुछ वैसा ही, बस एहसास होना बाकी था। एक दिन बलराम की तबीयत बहुत खराब हुई। वैद्य से इलाज करवाया मगर दर्द कम न हुआ।
दरअसल वैद्य जी थे ही नहीं और उनके बेटे ने दवा दी थी। तो बंसी आनन फानन में उसे लड्डू के पास ही ले आया। सुबह सुबह लड्डू गुरुजी के दिए किसी केस की डिटेल्स पढ़ रहा था और आशा जाने की जल्दी में बिना नाश्ता किए जा रही थी। माँ की आवाज़ आई, अरे नाश्ता तो करती जा, तेरा रोज़ का है ये, सारा काम करती रहेगी और नाश्ते की बारी आई तो देर हो रही है बोलती है। आशा बोली, माँ कर लूँगी अस्पताल पहुँचते ही, मगर देर नहीं करनी है। और माँ की तरफ देखती हुई दरवाजे की ओर दौड़ती हुई अचानक किसी से टकराई और जब आंखें खोलकर देखा तो कुर्ते और जींस में एक हष्ट पुष्ट, चेहरे पर घनी मूछें, सर पर पगड़ी और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लिए कोई खड़ा था और वो उसकी बलिष्ठ भुजाओं में थी। पल भर को वो उसे देखती ही रह गई और वो भी। तभी एक आवाज़ के साथ दोनों की तंद्रा टूटी। बड़े भैया, लड्डू भैया को तो आवाज़ लगाओ, तभी तो पता चलेगा कि उनका ही घर है, बंसी ने कहा। ये बंसी की ही आवाज़ थी। ये आवाज़ सुनकर बलराम ने जल्दी से आशा को खड़ा कर दिया और आशा भी जल्दी से खड़ी हो गई और बाहर की तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ जाने लगी। तो बलराम संभल कर बोला, सुनिए, क्या लड्डू यहीं रहता है? मैं उसका बड़ा भाई बलराम हूँ। आशा ने जैसे ही नाम बलराम सुना, पीछे को देखा तो सामने बलराम के चिर परिचित अंदाज में खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लड्डू ने बताया था। वो पल भर को देखती ही रह गई। लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था बलराम। ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आए उसके, लेकिन अपने भाइयों को पैरों पर खड़ा करने के मकसद से इनकार करता रहा और आज पहली बार नज़र किसी से टकराई थी, वो भी उससे जो पहले से ही बिना देखे बावरी हुई थी उसकी। आशा ने बलराम को देखा और शर्म से नज़रें फेर ली और बोली, यही रहता है लड्डू, चलिए मैं पहुंचा देती हूँ। आगे आगे आशा चल रही थी और पीछे पीछे बलराम और बंसी। वो बिना देखे ही बोली, ये जो आपके साथ हैं ये बंसी है ना? बंसी जल्दी से आशा के साथ आते हुए बोला, हाँ मैं बंसी हूँ, लड्डू भैया का छोटा भाई। और आप आशा, आशा दीदी हो ना? पता नहीं क्यों पर आशा को बंसी के मुंह से दीदी कुछ अच्छा नहीं लगा। वो झट से बोली, दीदी मत कहो, नाम ले लो जैसे लड्डू लेता है। फिर घूमकर बलराम को देखा जो अभी भी उसे ही देख रहा था, मगर यूं देख रहा था जैसे देख नहीं रहा हो। आशा बैठक में उनको बिठाकर बाहर आई और जोर से लड्डू को आवाज़ लगाई। बंसी ने आवाज़ सुनी तो बोला, अरे राम, कितनी जोर से आवाज़ लगा रही है, कान को चुभ गई आवाज़। बलराम ने जाने कहाँ खोया खोया बोला, कितनी प्यारी आवाज़ है, कान में रस घोल गई। बंसी ने गौर से देखा बलराम को और हंस पड़ा और धीमे से बोला, लगता है भाभी मिल गई। तभी आशा आ गई। वो बोली, कौन मिल गई? इतना कहकर वो बाहर को गई तो बंसी भी पीछे पीछे चला गया और अनजान सा होते हुए ऊपर को देखकर बोला, भाभी लड्डू नीचे रहता है या ऊपर? आशा ने बिना कुछ सुने कह दिया, लड्डू भैया ऊपर वाले कमरे में रहते हैं, पापा का स्टडी रूम है उसके बगल वाले कमरे में। इस बार बंसी ने भाभी शब्द पर जोर देते हुए कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हो। और फिर बलराम को सुनाता हुआ बोला, जिसकी भाभी बनोगी वो खुश खुश बहुत किस्मत वाला होगा। फिर चौंकते हुए बोला, उफ, मैं तो भूल ही गया, हम तो यहाँ बलराम भैया को डॉक्टर को दिखाने आए थे। और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए लड्डू से बोला, लड्डू भैया, बड़े भैया के पेट में बहुत दर्द है। लड्डू बंसी के गले मिल रहा था। उस वक्त लड्डू कुछ कहता उससे पहले ही आशा बोली, इतनी देर से बकवास कर रहे हो, बता नहीं सकते हो कि इनके, मेरा मतलब तुम्हारे भैया के पेट में दर्द है? और फिर अंदर जाकर बोली, सीधे लेटिए आप। बलराम हैरानी से देख रहा था आशा को। लड्डू जल्दी से आया और बलराम के पैर छूकर गले लगा। फिर बोला, बड़े भैया ये डॉक्टर हैं, इनका नाम आशा जी है, आप लेट जाइए, ये दवा दे देंगी। और बलराम को वहीं दीवान पड़ा था उस पर लेटा दिया। आशा ने पूछा, किधर दर्द है? और जैसे ही बलराम के पेट में हाथ लगाया उसे एक करंट सा लगा और वो झट से उठ बैठा। आशा घबरा कर बोली, क्या हुआ? लड्डू ने भी बोला, क्या हुआ बड़े भैया? बलराम मासूमियत से बोला, करंट लगा। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई और आशा शर्म से लाल हो गई। उसने
नज़र बलराम की नज़र से मिलाकर हंसते हुए उसे आराम से बिस्तर पर लेटाया और पेट को दबाते हुए बोली, यहाँ दर्द है? बलराम चुपचाप लेटा रहा और बोला, घूम रहा है दर्द। बंसी, वो पानी का गिलास उठाओ, आशा ने कहा और अपने सामने रखे पर्स में से गोली निकाली और बोली, ये लीजिए, खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। लड्डू, गैस हुई है पेट में। ये रोग हम शहर वालों का है, इसलिए हमें पता चल जाता है। गांव में तो ये होता ही नहीं है, इसलिए वैद्य जी के पास इसकी दवा भी नहीं मिली होगी। तभी आशा के माँ पिताजी भी आ गए। सबने सबसे मिलने के बाद कुछ बात हुई और फिर माँ आशा को देखते हुए बोली, तुझे तो देर हो रही थी ना, फिर गई क्यों नहीं? रुक कैसे गई? अब नहीं हो रही देर तुझे? आशा बोली, जा रही हूँ माँ। पर्स उठाया और जाने लगी तो नज़र उठाकर बलराम को देखा और जैसे पूछा, अब ठीक है? तभी बलराम ने उसे देखा और जैसे कहा हो, ठीक हूँ। आशा को राहत की सांस आई। वो बोली, लड्डू, जाने मत देना अपने भाइयों को, 1-2 दिन रुक जाएं यहीं, और हाँ, गैस की गोली से जलन मचती है, कुछ खिला देना। फिर पर्स रखते हुए बोली, माँ मैं नहीं जा रही, आप अकेली कैसे करोगी सब? मैं बनवा देती हूँ नाश्ता पानी और खाना भी। फिर माँ के साथ किचन की तरफ जाने लगी। तभी बलराम बोला, माताजी कष्ट मत कीजिए, हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, बाहर कुछ खा लेंगे। आशा ने घूर कर बलराम को देखा और आंखें अजब सी बनाई। आशा के पिताजी बोले, अभी से जाकर क्या करोगे बलराम? आज तो रुक जाओ कम से कम। बलराम आशा को का गुस्सा चेहरा देखकर देख ही रहा था। एकदम से बोला, जो आप कहें वकील बाबू। और फिर आशा को देखा, वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। बंसी ये सब देख रहा था। जब देखा बलराम और वकील साहब आपस में बातें कर रहे हैं तो लड्डू से बोला, मुझे अपना कमरा दिखाओ भाई। लड्डू उठा और बंसी को कमरे में ले आया। बंसी आते ही बिस्तर पर लेट गया और बोला, आए तो बड़े भाई को दवा के लिए थे, मगर यहाँ तो भाभी मिल गई। अब लड्डू, तू भी कोई ढूंढ ले और तू भी शादी कर ले, जिससे मेरी और शारदा की भी शादी हो। लड्डू बोला, क्या कह रहा है बंसी? बंसी ने सारी बातें बता दी और ये भी कि बलराम भैया रुकने को राजी हैं और वो राजी भी आशा जी को देख कर ही हुए हैं। लड्डू खुश होते हुए बोला, सच्ची? बंसी बोला, खुद ही देख लो, और इशारा नीचे की ओर किया। लड्डू ने नीचे देखा तो आशा और बलराम एक साथ ही थे। आशा बलराम के हाथ धुला रही थी और बलराम उसे ही देख रहा था। बंसी को शरारत सूझी, उसने आवाज़ लगाई, भाभी। आशा ने बंसी को देखा और पूछा, क्या हुआ? वो झट से बोला, कुछ नहीं, और कमरे के अंदर भागा, साथ ही लड्डू भी, और दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसते हंसते लड्डू बोला, तू तो बड़ा उस्ताद है रे, तुझे कैसे पता चला? वो हंसता हुआ बोला, आप पढ़ाई के और बड़े भैया खेतों के और बाकी काम के उस्ताद हो, मगर मोहब्बत की दुनिया के तो हम ही उस्ताद हैं। फिर जल्दी से बोला, अंकल से जल्दी बात करो ना, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। लड्डू बोला, वो पहले ही हो चुकी है। क्या? कब? बंसी ने चौंकते हुए पूछा। जब से अंकल गांव से आए हैं बलराम भैया की तारीफ़ें किए जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि बलराम जैसा ही लड़का उनका दामाद होना चाहिए। तब आंटी बोली कि बलराम ही क्यों ना। बस उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने हामी भर दी और कहा कि जब तक बलराम भैया और आशा जी एक दूसरे को पसंद नहीं कर लेते, बात आगे नहीं बढ़ेगी। आशा जी तो पहले ही इम्प्रेस हो गई थी बड़े भैया के बारे में जानकर। आज बड़े भैया को भी आशा जी पसंद आ गई, तो बात करके देखते हैं। लड्डू बोला, चल अभी करते हैं। बंसी बोला, अभी? लड्डू बोला, हाँ, बड़े भैया से नहीं, अंकल से, और उन दोनों को प्रेम है ये तू सुनिश्चित करेगा, मतलब एहसास तू दिलाएगा। वो कैसे? बंसी ने कहा। लड्डू बोला, किसी तरह बड़े भैया को 3 दिन यहाँ रोक ले, फिर घर चले जाना, और उसके 6 दिन बाद आशा जी वहाँ आने वाली हैं कुछ डॉक्टरों के सर्वे के लिए। बस गया ना तू, तुझे क्या करना है? बंसी बोला, जय हो। और तभी आशा की आवाज़ आ गई, नाश्ते को बुला रही थी। बंसी जोर से बोला, आ रहा हूँ भाभी, और दोनों हंसते हुए नीचे आ गए। बलराम के लिए आशा ने सचमुच अपने हाथों से खाना बनाया था और बलराम ने चुपचाप सब खा लिया था। वो लौकी नहीं खाता था, मगर आशा के लिए वो भी खा ली। नज़रों से नज़रों की बातें होती रही, कुछ समझे कुछ नहीं समझे। हाँ, वो दोनों 3 दिन के लिए रुक जरूर गए।
बंसी की तबीयत खराब होने की नौटंकी के चलते। हुआ ये कि जब जाने की बारी आई तो आशा ने बहुत जोर दिया रुकने पर, मगर बलराम रुकने को राजी न हुआ। यह देखकर आशा उदास हो गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वहाँ बंसी आया और बोला, चाहते हो भाभी कि भैया ना जाएं तो सिर्फ एक बार हाँ कीजिए और फिर नहीं जाएंगे। आशा ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिला दिया, हाँ मैं। और बंसी जोर जोर से चीखने लगा। सब पूछकर थक गए मगर वो न माना, और जब आशा बाहर आई तो समझ गए। मगर उसे बंसी ने सताया तो उसने भी देखने का बहाना किया और इंजेक्शन लगाने को कहा। तो वो सीधे बोला, भाभी अगर मैं भैया को ले जाऊं तो तुम रह लोगी उनके बिना? तो आज ही ले जा रहा हूँ, बोल देता हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, बोलो। आशा बोली, मगर तुम्हारे बड़े भैया मुझे पसंद थोड़ी करते हैं। बंसी बोला, पता करिए वैसे आप पसंद करती हो? आशा बोली, भाभी सुनकर तुझे दो नहीं लगाती? नहीं तो। आशा ने इतना कहा और शर्मा कर मुंह फेर लिया। सामने लड्डू खड़ा था, वो भी मुस्कुरा रहा था। आशा ने दोनों को देखा और बोली, मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? लड्डू ने मुंह पर उंगली रख ली। आशा के पिताजी ने बलराम से रिश्ते की बात की लड्डू के कहने पर, और बलराम राजी हो गया और बस शादी तय हो गई। कभी कभी खुशी है, जीवन इसी का नाम है। शादी तो तय हो गई मगर दिल पूरी तरह मिलना बाकी था। उस पर बलराम वापस चला आया। शारदा को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से नाचने लगी। मुनीम जी ने बताया कि पिछले 4 दिन से शारदा ने सब काम संभाल लिया था। बलराम बहुत खुश हुआ। बलराम वापस आ गया मगर आशा की याद सताने लगी। काम पर ठीक से रहता मगर घर थोड़ा खोया खोया सा रहता। बंसी को सब पता था। इधर आशा को बार बार बलराम का चेहरा दिखता, वो भी उदास रहने लगी। लड्डू ने उसे ऐसे देखा तो बगीचे में कुर्सी पर बैठी आशा से पूछा, याद आ रही है तो फ़ोन कर लीजिए। आशा तुनक कर बोली, वो भी तो कर सकते हैं फ़ोन या मैसेज, मैं ही क्यों करूं? लड्डू बोला, उनके पास वक्त भी नहीं होगा और हिम्मत भी नहीं होगी आपको फ़ोन करने की। हाँ, फ़ोन मिलाया कई बार होगा। आशा ने लड्डू की तरफ देखा और बोली, सच? लड्डू बोला, हाँ, बड़े भैया थोड़े शर्मीले से हैं। आशा बोली, शर्मीले हैं तुम्हें तो कर सकते हैं। लड्डू कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने देखा, नाम देखते ही फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया और बोला, हाँ बड़े भैया कैसे हो? बलराम बोला, मैं ठीक हूँ, बंसी भी ठीक है, शारदा भी ठीक है और सब गांव वाले भी ठीक हैं। तू बता, तू कैसा है? अच्छा हूँ। आशा ने बलराम की आवाज़ सुनी तो फ़ोन की तरफ देखा। लड्डू ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। बलराम ने पूछा, बाकी सब कैसे हैं? आशा को हंसी आ गई। उसने मुंह पर हाथ रखा और लड्डू को इशारा किया कि उसके बारे में न बताना। लड्डू ने कहा, सर ठीक है, आंटी जी भी ठीक है। बलराम बोला, और बाकी सब? लड्डू ने पूछा, और कौन बाकी सब? बलराम बोला, डॉक्टर साहिबा। आशा को डॉक्टर साहिबा सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही बोली, बहुत ख़राब, और अंदर चली गई। लड्डू ने सारी बात बताई तो बलराम बोला, मैंने क्या गलती की? लड्डू बोला, इतना अच्छा नाम है इनका, प्यार से एक बार ले लेते नाम। अब मनाइए इनको उनके नंबर पर फ़ोन करके। रात को 8 बजे बलराम ने आशा के फ़ोन पर फ़ोन किया तो उसने उठाया और जैसे ही हेलो बोला दूसरी तरफ से आवाज़ आई, किससे बात करनी है आपको? यहाँ कोई डॉक्टर साहिबा नहीं रहती। और फ़ोन कट गया। बलराम ने हिम्मत की और फ़ोन उठाते ही कहा, आशा जी से बात करनी है, क्या हो सकती है? ये नाम सुनकर आशा का थोड़ा गुस्सा कम हुआ और बोली, कहिए क्या काम है? बलराम बोला, सॉरी, माफ़ कर दो, वह लड्डू था तो, और फिर पहली बार आपका नाम ले ना पाया। क्यों नहीं ले पाए? मैं इतनी भी सुई नहीं लगाती हूँ। आशा बोली। बलराम बोला, हाँ जानता हूँ नहीं लगाती हो, मगर गुस्से वाली सुई भी तो से भी तो मुझे बहुत डर लगता है। बाबा को भी कभी गुस्सा करने ही नहीं देता था और इसी तरह बात ही बात में मिलते मिलाते बातें होने लगी और काफ़ी रात हो गई। रात को आशा ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाइए, मुझे भी नींद आने लगी है। बलराम बोला, सो जाइए आप, मेरी नींद तो 2 कजरारी आंखों ने कब की चुरा ली। आजकल सोता कहाँ हूँ, वो जो आंखें हैं सोने ही नहीं देती। आशा ने जब यह सुना तो शर्मा सी गई
फिर अचानक अनजान बनते हुए बोली, किसकी आंखें? बलराम बोला, आपके कमरे में आईना है तो उसमें देख लेना। शुभ रात्रि, और फ़ोन कट कर दिया। आशा शर्माई, लज्जाई सी आईने के सामने गई और फिर शर्मा कर एक बार अपनी आंखों को देखा और फिर बिस्तर पर लेट गई और न जाने कब सो गई। उधर बलराम भी आशा को सोचते सोचते सो गया। अब दिन मुश्किल से कटने लगे। एक दूसरे को देखने का मन होता तो फ़ोन करते, मगर एक कसक अब भी थी जो दूरी के कारण थी। वो एक के मन में नहीं, दोनों के मन में ही थी। बलराम ने बंसी से कहा था कि वो 5वीं पास है और आशा डॉक्टर, क्या वो अनपढ़ से शादी करेगी? और इधर आशा ने लड्डू से कहा कि वो इतने बड़े आदमी जिनकी गांव भर में इज्जत है और वो मुझसे शादी करेंगे। इसी झिझक कसक को दूर करने के लिए बंसी और लड्डू के बीच बात हुई थी। एक हफ्ते बाद आशा गांव के अंदर ही स्वास्थ्य कैंप्स में आ गई। दोनों ने सोचा था कि तब वो इस झिझक और कसक को दूर करके रहेंगे, उससे उन दोनों के बीच की दूरी मिट जाए। एक हफ्ता बलराम, आशा, बंसी और लड्डू, यहाँ तक कि शारदा के लिए भी बड़ी मुश्किल से गुजरा। और फिर एक हफ्ता आया, आशा गांव में आई और कदम रखते ही बलराम से टकराई। बलराम ने उसे देखते ही कहा, आशा जी आप? और उसे देखते ही रह गया। उसके साथ बंसी था। इधर आशा बोली, जी आप? और बलराम को देखती ही रह गई। इसके साथ लड्डू था। 2 पल तो दोनों कुछ देर रुके, फिर लगभग एक साथ दोनों के कानों में चीखते हुए भाई भाई कहकर गले लग गए। आशा और बलराम दोनों आवाज़ सुनकर छेप से गए। आशा का तो शर्म से चेहरा लाल हो गया और बलराम नज़र ही ना मिला पाया। शारदा भागती हुई आई और आशा दीदी कहती हुई उसके गले से लग गई। उसके कान में बोली, ससुराल में शादी से पहले ही स्वागत है दीदी। आशा पहचान गई कि ये शारदा थी। क्यों गांव भर की और बलराम की सारी खबर उस तक पहुंचा देती थी। वो थोड़ा नखरे से बाल झटक कर शारदा के साथ चल पड़ी। बंसी झट से आगे आया और बोला, ओए शारदा, मेरी भाभी को किधर लेकर जा रही है? वो हमारे घर जाएगी, ला सामान दे। नहीं देती दीदी, मेरे घर रहेगी। तुम्हारा घर उनका ससुराल है और वो ससुराल में कैसे रह सकती है? और बड़े भैया ने ही ये नियम बनाया है, मुझे भी तो नहीं आने देते ना। दीदी आप हमारे साथ रहेगी। इतना कहा शारदा ने और बंसी को एक तरफ कर आशा के साथ चलती बनी। बंसी बोला, भाभी, आशा ने कहा वो सही कह रही है, और अगर मैं आई तो उंगली तुम्हारे भैया पर ही उठेगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। अपनी बात के समर्थन के लिए उसने बलराम की तरफ देखा। बलराम ने उसे पलके झुकाकर मूक समर्थन दे दिया। बंसी बड़बड़ाता हुआ आया तो बलराम ने कहा, कुछ दिन वेट कर, फिर भाभी और पत्नी तुझे दोनों ही मिल जाएंगी। अब चल घर। दोनों घर चले गए। अब शारदा के घर बंसी के साथ बलराम के भी चक्कर लगने लगे। बात होती दूर से, नज़दीक से, आंखों में भी, बातों में भी, और किस्मत ने नज़दीकी का मौका दिया। और एक दिन बातों ही बातों में बलराम ने कहा, क्या आप जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर मेरे जैसे अनपढ़ से शादी कर लेंगी? मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हूँ। आशा बोली, आप करेंगे मेरे जैसी शहर की लड़की से शादी, जो गांव को अपना पाई या नहीं क्या पता, और कोशिश करने में ज़्यादा वक्त लगाया तो आप गुस्सा तो ना होंगे? अगर आप इसके बावजूद भी मुझे अपनाएंगे तो 5वीं पास तो कम से कम इंटर तो मैं पास करवा ही दूंगी, और ना भी हुए तो आप किसी भी पढ़े लिखे को मात दे दें, इतना तो जानते हैं। फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? इतना कहकर आशा ने बलराम की आंखों में पहली बार झांका। बलराम ने कहा, मेरे घर को तो बस रोशनी चाहिए जो आपके आने से हो जाएगी, और कौन कह रहा है कि आप खुद को बदलो? मुझे मेरी आशा में कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। आशा बोली, आपकी आशा आपकी हुई, आप जो कहें सब प्यार से कहें, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आशा ये कहकर बलराम के पास आई और बलराम आगे बढ़ा और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और बलराम ने प्यार से आशा का माथा चूम लिया और आशा बलराम की बाहों में समा गई। जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता ये इश्क, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, और जिसे मिलता है वो परवाह नहीं करता। कहीं किसी दिल पर प्यार की बरसातें होती हैं तो कोई एक दिल एक बूंद के लिए तरसता है, आखिर जीवन इसी का नाम है। आशा एक हफ्ते तक गांव में रही
और वहीं की हो गई। बलराम के साथ मिलकर रहकर ये भी जाना कि गांव को अस्पताल की ज़रूरत है जो बलराम बनवा रहा है, और डॉक्टर गांव का ही लड़का है, मगर लेडी डॉक्टर आने से मना कर रही है। तो आशा ने कहा, बस कुछ हफ्ते और फिर मैं आ जाऊंगी, तो किसी और की क्या ज़रूरत पड़ेगी। बलराम बहुत खुश हुआ, मगर आशा से पूछा, उसका कोई सपना हुआ तो? आशा ने शर्मा कर कहा, जब जिंदगी मिल गई है तो सपने अब जिंदगी जो आंखों में पैदा कर ले। और प्यार से हंसते गाते बलराम बंसी, शारदा और गांव वालों पर प्यार बरसाकर सबका दिल जीतकर वापस आ गई। इधर लड्डू अपनी वकील की तैयारी में जुट गया। आशा के पिता चाहते थे शादी तब हो जब अस्पताल बन जाए। बलराम ने अस्पताल 6 महीने में ही बना दिया, और वहाँ सही से काम करने और पूरा अस्पताल संभालने में वक्त लगने वाला था, तो 6 महीने का वक्त बलराम और आशा ने ले लिया था। 6 महीने तक आशा गांव में ही रही। आज 1 साल बाद बलराम और आशा की शादी ही हो रही थी। बंसी की भी करने की सोची, मगर उसने कह दिया कि हमें शादी एंजॉय करनी है, आप लोग कर लो, फिर लड्डू भैया की करेंगे तब हमारी कर लेना। इस पर लड्डू बोला, तब तुम इंतज़ार करो, क्योंकि लड्डू को कोई ना पसंद आने वाली है। बलराम बोला, मैं करवा देती हूँ तेरी शादी। मुझे मेरी शादी में जो लड़की सबसे अच्छी लगेगी उसके घर रिश्ता भिजवा दूंगा। बोल मंजूर? आशा ने मना भी किया, मगर लड्डू बोला, मंजूर, आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। आशा को दुल्हन और बलराम को दुल्हा बनाकर शादी के लिए जयमाला में लाया गया। वरमाला पड़ी और फिर लड़के लड़कियों की मस्ती चालू हो गई। शारदा और बंसी ने भी खूब धूम धड़ाम की। आशा की चाची की लड़की और छोटी बहन वंदना जो कि लो कर रही थी, बलराम ने जब से जाना तो पता चला वो लड़की बहुत हंसमुख और प्यारी है। बलराम ने उसे अपने भाई लड्डू से मिलवाया, और दोनों ने अब नॉर्मल बातों से लो की बातें शुरू हो गई, पता ही नहीं चला। शादी में मस्ती और धूमधाम होने लगी। शादी संपन्न हुई और 5 दिन भाभी का प्यार दुलार परवाह पाकर लड्डू को अब लौटना था। उसका मन ना हो रहा था इस बार जाने का। उसे पहली बार तो घर पूरा लग रहा था। सोच रहा था अगर पिताजी होते तो कितना खुश होते। बिस्तर पर यूं ही पड़ा था। भोर हुए बहुत देर हो चुकी थी। रसोई में खाना बनाती आशा ने आवाज़ लगाई। बंसी वो दौड़ा आया। आते ही बोला, कहो भाभी। आशा ने कहा, ये लड्डू अब तक क्यों नहीं आया नीचे उतर कर? जरा देख तो, उसे जाना भी तो है आज। फिर बलराम से बोली, जो रसोई के पास ही हिसाब किताब में उलझा था, सुनिए, लड्डू के लिए मैंने मिठाई और कुछ खाने को बांध दिया है। वैसे तो माँ पापा ख्याल रख लेते हैं उनका, फिर भी थोड़ा बहुत बांध दिया है, सही है ना? बलराम बोला, आशा, सुबह से कह रहा हूँ मत करो इतनी मेहनत, वो नहीं ले जाएगा, वहाँ से ले लूँगा बोलता है। तुम सुबह से लगी हो, रोकता हूँ तो रुकती नहीं, और साथ करवाने लगता हूँ तो बोलती हो बेटे के लिए खाना भाभी माँ ही बनाएगी। तुम्हें नहीं लगता इन कुछ दिनों में तुमने इन दोनों भाइयों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ दुलार देकर बिगाड़ दिया है? देखो ना, ये लड्डू सुबह सुबह उठकर मंदिर जाता था और अब सोया पड़ा है। आशा बोली, उसका जाने का मन नहीं है और एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। पापा बार बार बुला रहे हैं और इनका जाने का मन नहीं है। सालों बाद दोनों को माँ का प्यार जो मिला है, इसलिए नहीं जाना चाहते। जब लड्डू हुआ तो माँ चली गई थी, और जब बंसी हुआ तो छोटी माँ। इन दोनों ने एक का प्यार सही से ना देखा, और मैं खुशकिस्मत, मुझे दोनों का प्यार मिला, भर भर कर मिला। बलराम ने कहा। तभी शारदा आ गई और आते ही बोली, जीजी, लड्डू भैया न जा रहे क्या? आशा ने उसे देखते ही कहा, शारदा, अपने भैया को खाना परोस दे, मैं बंसी को नीचे भेजती हूँ और लड्डू को लेकर आती हूँ। इतना सा कर देना मेरी प्यारी बहना, कहकर उसका गाल चूम लिया। शारदा खुश होकर बोली, जीजी, इतने प्यार से कहोगी तो जान दे देगी शारदा आपके लिए। आशा ने प्यार से उसकी नज़र उतारी और लड्डू के कमरे की तरफ बढ़ी। देखा तो लड्डू अब भी औंधे मुंह पड़ा था, और बंसी साइड में बैठा था और कह रहा था, जानता हूँ भाई, भाभी माँ का इतना दुलार पाने के बाद जाने का मन नहीं हो रहा। आखिर माँ का प्यार हम दोनों को मिला ही कहाँ। काका ने बहुत दिया, मगर माँ तो माँ होती है।
और तुमने तो फिर भी छोटी माँ को देखा, मैंने तो किसी को ना देखा, मेरी सोचो। लड्डू बोला, तो अब रहेगा ना उनके साथ तू? मगर मैं, आशा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। तभी बंसी ने देखा और आशा ने चुप रहने का इशारा किया। लड्डू के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। लड्डू ने कुछ न देखा, बस आशा की गोद में छुप गया। और इधर बंसी भी। आशा की आंख वैसे भी भर आई थी उन दोनों की बातें सुनकर, ऊपर से इन दोनों का ये स्नेह। उसने प्यार से दोनों को का सर सहलाया और बोली, तो मेरे दो दो जवान बेटे नन्हे बच्चों की तरह कर रहे हैं। बंसी बोला, माँ के लिए बच्चे बड़े नहीं होते, लेकिन शादी होने वाली हो तो बड़े हो जाते हैं, आशा ने कहा। और बंसी से बोली, शारदा रसोई में अकेली है, जा उसकी मदद कर दे। और तू उठ लड्डू। बंसी आशा की बात सुनकर चला गया और लड्डू ने आशा की गोद से सर हटाकर तकिए में छुपा लिया। आशा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अच्छा ठीक है, तू अकेला नहीं जाएगा ना, तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। लड्डू ने ये सुना तो बोला, सच्ची? आशा ने कहा, मुच्ची। और कमरा संभालने लगी और बोली, मैं पग फेरे की रस्म तो करके आ गई, अब कुछ और बहाना करके चलती हूँ। लड्डू ने ये सुना तो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। तो आशा चादर ठीक करके बिछाते हुए बोली, बस मेरे पीछे अकेली शारदा सब घर संभाल ले, और तेरे भैया भी मेरे बिना खुश सुखी से रहें, और बंसी भी काम पर सही से ध्यान लगाए। इतना कहकर उसने कनखियों से लड्डू को देखा। थोड़ी देर पहले तक खुश लड्डू उदास होकर बैठ गया। आशा उसके बगल में बैठ गई और बोली, अब क्या करें? लड्डू बोला, भाभी आप नीचे जाओ, मैं आता हूँ नीचे। आशा ने उसे देखा और बोली, लड्डू अगर मन नहीं है तो मत जा। वैसे ही मैं बताना तो नहीं चाहती थी, मगर आज वंदना भी पहुँच जाएगी शाम तक घर, माँ की देखभाल के लिए। न जाने क्या होने लगा था लड्डू को वंदना के नाम से। वो बोला, तो क्या हुआ, वो आएगी तो? आशा ने उसे अपनी तरफ घुमाया और पूछा, कुछ नहीं होता उसके होने से। लड्डू बोला, सच कहूँ भाभी, कुछ होता है पर क्या समझ नहीं आता। वो आसपास होती है तो बात करते रहने का मन होता है, वो नहीं होती तो कमी खलती है, मगर कोई बात नहीं भी कह देता है मन। पता नहीं क्या होता है। आशा बोली, तो पता करो भैया मेरे, जाओ घर और पता करो, इससे पहले कि तेरे भैया को कोई और पसंद आ जाए। लड्डू बोला, शादी? मैं नहीं करूँगा शादी। शादी किधर से बीच में? आशा हंसते हुए बोली, ना कर, पर जो मैंने बनाया है वो साथ में ले जाना पड़ेगा। तेरे बड़े भैया कह रहे थे कि तू नहीं ले जाएगा। आपने बनाया और मैं ना ले जाऊं, कैसे संभव है? भाभी आप बांध दो, मैं ले जाऊंगा, लड्डू ने कहा। लड्डू सबका आशीष लेकर चला गया और किधर जा रहा था, उधर एक और प्रेम कहानी इंतजार कर रही थी। आखिर अनजाने आने वाले पलों का नाम भी तो जिंदगी है, कभी झटके तो कभी रहम है, जीवन इसी का नाम है। लड्डू वापस चला आया। उसे देखकर आशा के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने आशा का हालचाल पूछा और सुनकर बहुत खुश हुए। आशा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, वंदना आ गई थी। वंदना को देखकर लड्डू को बहुत सुकून सा मिला, मगर बात करने की हिम्मत ना हुई और वो काम में लग गया। लड्डू का LLM पूरा हो चुका था और अपने ही सर के साथ वो काम करने लगा था। 1 साल के अनुभव के बाद वो वापस गांव जाना चाहता था ताकि बड़े भैया की मदद कर सके। बहुत से पेचीदा केस थे जिनका फैसला नहीं हो पा रहा था और लड्डू चाहता था कि वो अच्छा वकील बन जाए, फिर उनमें हाथ डाले। इधर वंदना को भी खुशी हुई लड्डू के आ जाने से। 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन सुबह सुबह लड्डू से उसके सर ने कहा कि वो दोनों 2-3 दिन के लिए शादी में बाहर जा रहे हैं। वंदना जाना नहीं चाहती, इसलिए वो यहीं पर है, वो सब कर लेगी। अगले दिन जब लड्डू नाश्ता करने के लिए नीचे पहुंचा तो नाश्ता तैयार मिला, साथ ही एक पर्ची भी जिसमें लिखा था नाश्ता रखा है। लड्डू ने नाश्ता किया और पर्ची में लिखा थैंक यू, टेस्टी नाश्ता था, और ऑफिस को निकल गया। शाम को भी खाने के प्लेट के नीचे वही पर्ची मिली। लड्डू ने फिर से वही लिखा और इसी तरह बिना बोले ही शब्द एक दूसरे तक आने जाने लगे और बातें भी होने लगी। एक दिन पर्ची में लिखा था
किलो की कोई बुक मांगी थी। लड्डू ने लिखा, मेरे कमरे की सबसे ऊपर वाली शेल्फ में वो बुक रखी है, ले लेना। और अदालत चला गया। काम ज़्यादा बढ़ गया था सर के ना होने से। वो रात को देर तक आता, लगभग 10:30 बज जाते, और तब तक वंदना उसका इंतज़ार कर रही होती। वो सामने तो नहीं होती, मगर लड्डू को उसकी उपस्थिति का एहसास हो जाता। दोनों बिना बात किए भी बात करते थे और ना होकर भी एक दूसरे के साथ होते थे और जवाब पाकर मुस्कुरा जाते। 3 दिन का कहकर सर चौथे दिन भी नहीं आए थे। जिस दिन बुक मांगी उसी दिन लड्डू किसी काम से कोई कागज़ लेने जल्दी आ गया, और इधर वंदना ने जब जाना कि बुक किधर है, तो वो सब काम निपटा कर लड्डू के रूम की तरफ बढ़ी। उसने आज नारंगी और हरे रंग का फ्रॉक वाला सूट पहना था। दुपट्टा नारंगी था और सलवार हरी, और सूट हरा जिसमें नारंगी रंग के छोटे छोटे बूटे कढ़े थे। बाल कमर तक खुले थे और हाथों में नारंगी और हरे रंग की चूड़ियाँ थीं। माथे पर छोटी सी हरे रंग की बिंदी, होठ तो वैसे भी गुलाबी गुलाब के 2 पंखुड़ियाँ जैसे थी। उस पर उसका रंग ध्वला के जैसा उज्ज्वल, और पैरों में पायल हमेशा पहनती थी, जिसकी रुनझुन लड्डू को उसके आसपास होने का एहसास कराती थी। वंदना लड्डू के कमरे की ड्योढ़ी पर चढ़ी ही थी कि उसे अजीब सी अनुभूति हुई। उसका दिल धड़कने लगा और कहने लगा, कुछ हो न जाए। उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, क्या होगा भला, और अंदर चली गई। मगर दिल था कि ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मोहब्बत तो पहली नज़र में ही दस्तक बिना दिए ही होने लगी थी, मगर ना इकरार, ना इजहार और ना इनकार हुआ था। यहाँ तक कि सही से नज़र भर देखा तक नहीं था। शादी में नज़रें ही मिल पाई थी, और सबके रहते एक दूसरे को एकटक निहारना अटपटा भी था। चोरी पकड़ी जाती तो, मगर कुछ लोगों से चोरी छुपी भी नहीं थी। उन्हीं में से थी आशा और शारदा। खैर, वंदना ने कदम रखा और उसकी निगाहें पूरे कमरे पर गई। पूरा कमरा व्यवस्थित था, उस सब सामान अपनी जगह पर विराजित था। उसकी नज़र स्टडी टेबल पर रखी फ़ोटो पर गई। उसने देखी, उसमें सब थे, शारदा भी। लड्डू को घेर रखा था सबने। उसने फ़ोटो पर हाथ फिराया, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई और फिर बुक वाली अलमारी देखी। उसे बहुत पसंद आई। अब ऊपर तो बहुत ऊपर था, कमरे में बनी हुई ये अलमारी का खाना सचमुच ऊपर था, तो उसने पास में रखी टेबल ली और उस पर चढ़ गई। ध्यान न दिया कि टेबल की टांग टूटी है। इधर वो किताब ढूंढ रही थी और उस किताब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर लड्डू तेज कदमों से कमरे में आया। तभी वंदना का बोझ टूटे हुए पैर की तरफ ज़्यादा हुआ और वो गिरी। लड्डू ने जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लिया। वो सीधी उसकी बाहों में आ गई, नज़र मिल गई और अब हटने का नाम न ले रही थी। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा, तभी कुछ जोर से टूटने की आवाज़ आई। दोनों जल्दी से संभले और बाहर आए। बिली भागी। उसने धूप में रखी अचार का डिब्बा गिरा दिया था। प्लास्टिक का होने के कारण कुछ नुकसान ना हुआ। दोनों ने जब देखा तो दोनों हंस पड़े। वंदना ने जाकर डिब्बा उठाकर रख दिया, और जैसे ही रखा, सामने लड्डू था। वो पहली बार उससे बोला, ये लो तुम्हारी किताब। उस टेबल की टांग टूटी हुई है, इसलिए तुम गिरते बची। अगर मैं समय पर नहीं आता तो मैं गिर जाती, टांग टूट जाती, और क्या होता। कहकर वंदना हंस पड़ी। लड्डू कमरे के अंदर जाता हुआ बोला, सही है, घर पर कोई है नहीं तो सेवा मुझे ही करनी होती। पिछले 4 दिन से तुम जो एहसान कर रही हो उसका बदला चुक जाता। वंदना ने जब सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो बोली, एहसान कर रही हूँ तुम पर, फिर से बोलना तो। लड्डू बोला, बोलने में क्या है, डरता हूँ क्या? डरना चाहिए तुमको। फिर ऐसा कुछ कहा तो जान ले लूँगी तुम्हारी, समझे? वंदना ने लड्डू के कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कुछ बोला तो जान ले लेगी, और तुम कुछ भी बोलो तो कुछ नहीं। लड्डू ने डबल गुस्सा दिखाते हुए कहा। वंदना बोली, क्या कहा, कब कहा? और घूर कर लड्डू को देखा। लड्डू ने भी घूर कर उसे देखा और बोला, अभी बाहर क्या कहा था तुमने अपने पैर को लेकर? वंदना ने सुना तो बोली, फ़र्क पड़ता है क्या मेरी तकलीफ़ से तुमको? लड्डू बोला, तुम्हें नहीं पड़ता मेरी तकलीफ़ से, और धीरे से उसके पास आया। वंदना दीवार से जा लगी। लड्डू ने अपना हाथ दीवार पर रखते हुए कहा, बोलो। नज़र फिर मिली और वंदना ने लड्डू के पेट में गुदगुदी की, और लड्डू का हाथ हटते ही जीभ निकालकर
चिढ़ाकर भाग गई और दरवाजे तक आकर रुक गई। आशा के माता पिता वापस आ गए थे। वंदना ने जल्दी से अपने ताऊ और ताई के पैर छुए और ताई जी के गले लग गई। तभी कुछ कागज़ लेकर लड्डू आया तो वो बोली, लड्डू तुम इस वक्त घर पर? लड्डू ने कहा, ये कागजात लेने आया था, और फिर वहाँ से चला गया। लड्डू जब शाम को घर वापस आया तो सर ने खबर सुनाई कि वंदना की शादी पक्की हो गई और वो अपने घर चली गई। उसका भाई आया था लेने को। लड्डू हक्का बक्का रह गया। तड़प की एक लहर सी उठी उसके मन में और गहराई में जाकर दब गई। वह किसी से भी कुछ भी नहीं कह पाया और चुपके से वंदना के कमरे में गया और कोई निशानी ऐसी जिससे ये पता चले कि वंदना भी लड्डू को पसंद करती है, मगर उसे कुछ न मिला और सिर्फ एक हफ्ते में वंदना की शादी भी हो गई। आशा को जब पता चला तो वो दौड़ी भागी घर आई और शादी रोकने की कोशिश की, मगर असफल हुई। वंदना से मिली तो वंदना ने कह दिया कि जो माँ बाप कहेंगे वही होगा। आशा ने जब कहा, और लड्डू का क्या? तो आंखें बरस गई और बोली, उनका क्या? आशा ने कहा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तो वंदना बोली, वंदना की किस्मत में लड्डू नहीं रहे कभी दीदी। उनसे कहिए भूल जाए मुझे। अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिएगा दीदी उनकी। और शादी कर चली गई। इधर लड्डू पत्थर का बुत बन गया। उसने कसम खा ली कि वो शादी नहीं करेगा। वंदना नहीं तो कोई नहीं। और शादी उसने नहीं की, बल्कि शहर छोड़कर भाई के काम में शामिल हो गया और खुद को बड़े भैया के 2 उलझे हुए केस सुलझाने के लिए लगा दिया। और उन सब के बीच लड्डू की जिद से शारदा और बंसी की शादी भी हो गई। शादी में खूब एंजॉय किया और उसके बाद खुद को पूरी तरह से काम में डुबो लिया। जिंदगी दर्द और खुशी दोनों देती है। बस दर्द की दवा कुछ कड़वी होती है। जो इसे पी लेता है वो फिर मीठी दवाई भी पीता है। लड्डू दर्द की दवा बहादुरी से काम करके पीते जा रहा था। आज दुख तो कभी हंसी है, जीवन इसी का नाम है। एक दिन लड्डू सुबह सुबह कोर्ट जा रहा था और इतना जल्दी में था कि नाश्ता भी न किया। आशा ने जल्दी जल्दी पराठे सेके और लेकर कमरे में आई तो देखा लड्डू बस निकलने ही वाला था। आशा को देखते ही बोला, भाभी अभी नहीं, अभी देर हो रही है, अभी मुझे जाना है, 10 बजे कोर्ट पहुंचना है। और फिर निकलने लगा। आशा ने कसकर हाथ पकड़ा और बोली, रोज ऐसा ही करते हो तुम लड्डू, न खाने का ध्यान न पीने का। शारदा छोटी है तो उसे रोज बुद्धू बनाकर एक पराठा रोल करके ले जाते हो और जाते जाते नाश्ता होता है तुम्हारा। क्या लगता है तुमको मुझे दिखता नहीं है? क्या कर रहे हो तुम खुद के साथ? भाभी मैं शाम को आकर आपकी सब बातें सुनूंगा, आज देर हो जाएगी प्लीज़ मेरी प्यारी भाभी। लड्डू ने आशा को मनाते हुए कहा। आशा बोली, नाश्ता करके जाना पड़ेगा और मैं नहीं सुनने वाली तेरी कोई भी मीठी घी चुपड़ी बातें। बैठ चुप करके। 10 बजे पहुंचना है और अभी 8 भी नहीं बजे हैं। तेरे चक्कर में हम दोनों को रोज़ सुबह जल्दी उठना होता है। इतने प्यार से नाश्ता बनाते हैं और तू रोज़ छोड़कर चला जाता है। आज तो तुझे बिना हाथ से खिलाए नहीं जाने दूंगी, समझा? आशा की प्यार भरी फटकार सुनकर लड्डू खुद ही बैठ गया और आशा कोर तोड़ तोड़ कर खुद ही खिलाने लगी। और फिर बोली, याद है तुझे जब तू घर नया नया आया था, तब एक बार तेरे हाथों में चोट लग गई थी। मैंने तुझे डांट कर यूं खाना अपने हाथों से खिलाया था। तू आज भी वैसे ही डांट खाने लायक कर्म करता है। क्यों सताता है अपनी भाभीियों को? तभी शारदा का स्वर सुनाई दिया, और डांट लगाओ दीदी भैया को, ये कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं। रोज़ नाश्ता छोड़ करके जाते हैं और रात घिरे घर लौटते हैं। और फिर दोनों ने डांट लगाई खूब जमकर, और लड्डू चुपचाप दोनों की डांट में मिला प्यार देखता रहा और साथ ही नाश्ता भी करता रहा। कभी शारदा खिलाती तो कभी आशा। और ऐसा प्यार देखकर दरवाजे पर खड़े बलराम और बंसी बोले, काश हमको भी कोई ऐसे प्यार से खिला देता। लड्डू ने सुना तो बोला, मेरा फिनिश हुआ, अब आप दोनों खाओ मेरी प्यारी भाभीियों के हाथों से बना खाना। मगर हाँ, कभी खुद भी खिला दिया करो। और भागता हुआ निकल गया। उसे जाता देखकर आशा की आंखें भर आई और वो बोली, वंदना की शादी हुई 7 वर्ष हो गए और ये अब भी उसी के लिए। शारदा ने कहा,
ऐसा कब तक चलेगा? कब तक भैया यूं ही लड़ते रहेंगे खुद से? बलराम बोला, मेरी तो सुनता ही नहीं था। आज केस का फैसला होने के बाद इससे बात करता हूँ। बंसी बोला, अब तो इनकी शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। पूरा दिन गुजर गया। शाम को दौड़ता भागता लड्डू घर में घुसा और जैसे ही आशा को देखा, उसे गोद में उठाकर जोर से घुमा दिया और कहता गया, भाभी हम केस जीत गए। वो भी एक नहीं, दोनों। तभी शारदा आई। उसने पूछा, सच्ची भैया? उसने भाभी को उतारा और लड्डू का डिब्बा जो साथ में लेकर आया था वो खोलकर शारदा के मुंह में ठूसते हुए बोला, हाँ हम जीत गए और पहली बार मैंने अकेले केस लड़े और जीता भी हूँ भैया के कारण। उन्होंने भरोसा दिया और बंसी ने साथ, और आप दोनों ने आशीष। देखो मैं कामयाब हो गया। आज पहली बार मैं वाकई काबिल वकील बन गया। अब वो बलवंत सिंह हमारे खेतों पर अपना हल नहीं चलाएगा और ना ही लोगों पर जुल्म कर पाएगा। भैया सही कहते थे, इंतजार का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। आज वो वाकई खुश था। आशा ने संभलते हुए कहा, सबको खबर दी? बलराम बाहर से अंदर आते हुए बोला, इसकी खबर इससे पहले पूरे गांव में फैल पड़ी है। बंसी तो सीधा गले से जा लगा। खूब खुश हुए सब, खूब हंस रहे थे। और तभी दरवाजे से बलवंत सिंह आता हुआ दिखाई दिया। वो बोला, आखिर तू केस जीत ही गया बलराम। जो तेरा बापू सुमेर नहीं कर सका वो तूने कर दिया। वो भी ये हुआ तो तेरे भाइयों की वजह से। मगर तू भूल रहा है, ये बंसी तो तेरा सगा भी नहीं है। इतना सुनते ही लड्डू जो शांत रहता था, उसने पहली बार बलवंत सिंह का कॉलर पकड़ लिया और फिर छोड़ते हुए बोला, बलवंत सिंह आज बोल दिया, अगर फिर कभी ऐसा कुछ कहा तो जवान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। शायद तू जानता नहीं, बंसी से बड़ा मैं हूँ, तो मेरा गुस्सा तो उससे भी कहीं अधिक होगा ना। तूफान भड़काने की कोशिश ना कर, वरना। बंसी बोला, वरना इस दरवाजे से आ तो गए हो, साबुत नहीं जाओगे। लड्डू ने बंसी को देखा। बंसी बोला, परिवार का मतलब तू क्या जानेगा बलवंत सिंह। तूने तो अपने सगे भाइयों के साथ धोखा किया है। तू हम लोगों को सगा कैसे होगा? तू भूल रहा है, हम में सुमेर का ही खून है और सुमेर का खून तब तक शांत रहता है जब तक कोई उसे भड़काता नहीं। पहले जाकर अपने परिवार संभाल। मेरे परिवार को कोई गंदी आंख से भी देखेगा तो आंखें फोड़ दूंगा। बलराम ने दोनों को शांत किया और बोला, माफ़ कर दे बलवंत, मेरे ये दोनों छोरे ज़्यादा ही उबल रहे हैं। ये दोनों नादान हैं, समझे नहीं आपकी बात को। हम सगे नहीं, सगे से भी ज़्यादा हैं। 3 शरीर एक आत्मा है और वो आत्मा हमारे पिताजी की है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो 2 माँओं का प्यार पाया और इसलिए इस परिवार को प्यार से रख पाया हूँ और आगे भी ऐसे ही रखूँगा। आप जाओ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर मेरे परिवार पर, मेरे भाइयों पर फिर उंगली मत उठाना। भले के लिए कह रहा हूँ और नमस्ते। में हाथ जोड़ दिए। बलवंत सिंह चला गया तो बलराम ने दोनों को कसकर गले से लगा लिया और बोला, काका, तेरे दोनों बेटे ने आज तेरी वो चिंता दूर कर दी जिसने तेरी आपकी जान ले ली। आप तो खुश हो जाओ। बंसी बोला, मतलब? लड्डू ने भी पूछा, इसका क्या मतलब है बड़े भैया? बलराम बोला, मरने से पहले एक रोज़ आधी रात को नींद नहीं आ रही थी तो काका ने पास बुलाया मुझे और अपनी चिंता की वजह बताई। बताया कि बलवंत सिंह ने धोखे से उनके पिता की ज़मीन हड़प ली है और वो ज़मीन 2 जगह है और वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारी है। वो ज़मीन हाथ से जा रही है। मैंने बहुत समझाया, मगर वो बोले कि वो उनके पिता और ससुर की आखिरी निशानी है। अगले दिन वो चल बसे। बलवंत सिंह ने उस ज़मीन को जोतना शुरू कर दिया। बस उसी दिन सोच लिया, किसी भी तरह ज़मीन के ये 2 टुकड़े जिन पर मेरे बापूजी की जान अटकी थी और छीनने की वजह से जो चली गई, मैं वापस ला कर रहूँगा। और इसलिए मैंने दोनों ज़मीन पर केस ठोक दिया। इतने सालों में न जाने कितनी कोशिशें की, मगर वो केस आगे ना बढ़ सका और आज तुम दोनों की वजह से वो केस हम जीत लिए। मैं जानता हूँ कोर्ट के अंदर की लड़ाई तूने लड़ी तो कोर्ट के बाहर की लड़ाई ये मेरा बंसी लड़ता रहा। इतनी इनकी तो जान है इसका बड़ा भाई। तुम दोनों ने आज सचमुच मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। गर्व है मुझे मेरे भाइयों पर। आज सुमेर की तरह बलराम का भी सीना चौड़ा हो गया। शारदा बोली,
तब तो सारे गांव में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। आशा बोली, बांट दे। और सब हंसने लगे। जिंदगी में जब गम आते हैं तो हम यूं टूट जाते हैं जैसे खुशी आनी ही नहीं, मगर खुशी दबे पांव आ जाती है। बस धैर्य रखें और खुशी का स्वागत करें, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। शाम का वक्त था। लड्डू शहर से गांव की ओर लौट रहा था। तभी उसे एक युवती बेहोश पड़ी दिखाई दी। लड्डू ने बाइक रोकी और उसे पलट कर देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। फिर उसके सर से बहता खून देखकर जल्दी से युवती को उठाया और बाइक पर ही बिठाकर गांव के अस्पताल में भर्ती करा दिया। उस वक्त आशा अस्पताल में नहीं थी। गांव का ही एक लड़का जो नया नया डॉक्टर बना था, वो और साथ में एक डॉक्टर जो बाहर से आए थे, वो दोनों मिलकर उसका इलाज करने लगे। लड्डू ने तुरंत भाभी को फ़ोन मिलाया। कॉल लगते ही बोला, भाभी जल्दी से अस्पताल आओ। आशा इससे पहले पूछती क्या हुआ, उसने फ़ोन काट दिया। आशा जैसे ही अस्पताल पहुंची, लड्डू को देखा और इसके साथ ही युवती को बाहर लाया गया। लड्डू ने उंगली से इशारा किया। आशा ने हैरानी से लड्डू की तरफ देखा और फिर उस युवती को देखा और पुकारा, वंदना। फिर लड्डू को देखकर बोली, ये तो वंदना है, इसे क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर, बताइए। लड्डू ने आशा को संभाला और स्ट्रेचर ले जाने को कहा और डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर आशा, इनके सर में काफ़ी खून बह गया था, इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा हुआ वकील साहब जो आप इन्हें सही समय पर ले आए और अपना खून दे दिया, नहीं तो शायद ये नहीं बचती। इतना कहकर आशा को ढांढस देकर वो चले गए। आशा ने लड्डू को देखा और फिर रूम की खिड़की से वंदना को, और फिर लड्डू से पूछा ये सब। लड्डू ने सारी बात बता दी। आशा ने सुना तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और कहने लगी, क्या हुआ होगा इसके साथ? बोला था इससे कि लड्डू का हाथ थाम ले, ये शादी मत कर, मगर बोली कि जो पापा करेंगे वो होगा। और आज इस हालत में कैसे पहुंची होगी ये गांव की सीमा के बाहर? इसके सर पर ये चोट कैसे लगी होगी? लड्डू ने जब आशा के मुंह से सारी बातें सुनी तो बस निढाल होकर रह गया, कुछ न बोल पाया। आशा कुछ पल को भूल गई थी, मगर जब उसे याद आया तो उसने जल्दी से लड्डू की तरफ देखा और बढ़कर उसके पास गई और उसका हाथ कस कर पकड़ा। लड्डू ने भाभी को देखा और मुस्कुरा दिया। फिर बोला, वंदना के घर वालों को फ़ोन कर दीजिए भाभी। आशा बोली, जब तक मुझे कारण नहीं पता चल जाता मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और रूम के अंदर चली गई। लड्डू बाहर आंखों में आंसू लिए अपनी मोहब्बत को बदतर हालत में रूम के बाहर खड़ा खड़ा देखता रहा। कहाँ उसने सोचा था कि अपनी वंदना की हंसी को किसी की नज़र न लगने देगा, और कहाँ आज उसे निर्जीव सा अपने ही हाथों उठा कर लाया था। धीरे धीरे सबको पता चला और सब आ गए। शारदा, बंसी, बड़े भैया भी, और तो और आशा के माता पिता भी। उन्होंने वंदना के घर में बताने को कहा तो आशा ने मना कर दिया। इधर वंदना को पूरी रात होश ना आया। लड्डू ने किसी की ना सुनी और वो घर नहीं गया, और आशा के कहने पर सब चले गए। बहुत कहा आशा ने वो भी चला जाए, वो है यहाँ। यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो शादीशुदा है। अब तो नहीं, लड्डू नहीं माना। वो बोला, जब तक उसे बिल्कुल ठीक न देख लेता और उसके साथ क्या हुआ ये नहीं जान लेता, नहीं जाऊंगा। और अस्पताल की छत पर चला गया। सर्द रात थी, दिसंबर के दिन, और कोहरे से भरी छत में अकेला लड्डू सुबह सुबह रोने लगा, और फिर धीरे धीरे उसका रोना बढ़ता चला गया और वो बेहताशा रोने लगा। इतना कि जितना वो कभी नहीं रोया था। उसकी आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकला था जब सुना वंदना की शादी तय हो गई। वंदना ने शादी को हाँ कर दी, ये जाना तब भी न रोया। वो विदा हो गई, ये जानकर भी न रोया। और आज उसे तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके अंदर का वो बंडर जो इतने सालों से दबा पड़ा था वह बाहर निकल आया। बहुत देर तक वो सर्दी की सर्द रात में रोता रहा, और जब नीचे आया तो पता चला बाकी सब लोग चले गए हैं, पर भाभी यही है। भाभी की रात के 2 बजे तक ड्यूटी थी, तो वो रूम के अंदर भी नहीं गया। 2 बजे आशा की ड्यूटी ख़त्म हुई। वो ज़बरदस्ती आशा को घर छोड़ आया और खुद पहली बार हिम्मत करके उसके कमरे में गया।
शायद बेहोशी में ही उसने करवट ली थी। उसकी पीठ दिख रही थी। उसने ढकने को कपड़ा पकड़ा ही था कि उसकी पीठ के जख्म उसे दिख गए। उसने बहुत हिम्मत करके हाथ फिराना चाहा और जैसे ही हाथ लगाने वाला था कि वंदना की मांग का सिंदूर उसे दिख गया। वो झट से हट गया और उसने नर्स को बुलाया। नर्स आई तो उसने उसे चोट के बारे में बताया तो नर्स बोली, उनके शरीर में ऐसे बहुत से जख्म हैं, दवा दी गई है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर नर्स जाने लगी। लड्डू ने उसके जख्म देखे थे तो उसको लड्डू ने नर्स को बताया और नर्स ने कहा कि ऐसे बहुत सारे जख्म हैं इसके शरीर पर, उससे आगे शुरू करते हैं। लड्डू बोला, ऐसे और जख्म मतलब कहाँ कहाँ है जख्म? नर्स बोली, इनके सीने में, कंधे पर, पीठ पर और हाथ पैरों पर। ऐसा लगता है किसी ने इनको चाबुक से मारा है और आज ही नहीं बल्कि लगभग रोज़ मारता होगा। इनकी हालत बहुत ख़राब है, शरीर से ही ठीक होने में वक्त लगेगा। इनको मन का न जाने क्या हुआ होगा। इतना कहकर नर्स चली गई। लड्डू के सिर में हथौड़ों की तरह पड़ने लगे चाबुक, मार, हर रोज़ निशान, जख्म, ऐसे शब्द। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लड्डू रात भर यहीं रहा, यही सोचता रहा और रात भर चैन न पा सका। सुबह सुबह 6 बजे अचानक वंदना की आंखें खुली और वो बड़बड़ाने लगी, आज देर कैसे हो गई उठने में, और उठने की कोशिश करने लगी। और तभी उसे होश आया। वो एकदम से बोली, मैं कहाँ हूँ? लड्डू उसकी बात सुनकर बेड के पास आया और बोला, अस्पताल में। वंदना ने लड्डू को देखा और देखते ही उससे चिपक गई और बेहताशा रोने लगी। लड्डू की समझ न आया कि वो क्या करे। वो असहाय सा उसे खुद से चिपक कर रोते हुए देखता रहा। वो रोए जा रही थी। आखिर उसने वंदना को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, मत रो वंदना, कुछ नहीं हुआ है, तुम सुरक्षित हो। लड्डू के मुंह से यह शब्द सुनकर वंदना एकदम से उससे अलग हो गई और बोला, मुझे क्यों बचाया, मर जाने देते। फिर लड्डू का हाथ पकड़कर बोली, बोलो क्यों बचाया, मर जाने देते लड्डू। और लड्डू के कंधे पर सिर रखकर फिर से रोने लगी। लड्डू ने पहली बार वंदना के मुंह से अपना नाम सुना था। वो भरी हुई आंखों से हंस दिया। इधर वंदना उसके कंधे से लगे रोए जा रही थी और बोलती जा रही थी, अपने प्यार का गला घोंट दिया तुम्हारी मोहब्बत के आगे, अपने माता पिता की इच्छा, उनकी आज्ञा को मान दिया। तुम्हारा दिल तोड़कर वंदना किसी और की हो गई। मुझे इसी की सज़ा मिली है। मैं बहुत बुरी हूँ, है नो लड्डू। मुझसे दूर रहो लड्डू, बार बार कहकर उसे खुद से दूर धकेलकर बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। लड्डू बस उसे देख रहा था। उसकी मोहब्बत का इजहार वंदना ने किया था, वो भी इस तरह, और इधर वंदना बेसुध हो गई। लड्डू उसके पास गया और बोला, वंदना, वंदना। उसे होश में ना आते देख वो चिल्लाया, नर्स। नर्स आई और डॉक्टर भी आया। उन्होंने लड्डू को बाहर जाने को कहा। वो बाहर जाना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी उसे जाना पड़ा। वो बाहर तड़पता रहा और डॉक्टर बाहर आया और बोला, कमज़ोर है इसलिए बेहोश हो गई है, 1 घंटे बाद होश आ जाएगा। और 1 घंटे बाद होश आया तो वो कुछ न बोली और लड्डू को देखकर नज़र घुमा ली। लड्डू कुछ कहता उससे पहले ही सब आ गए और उससे बातें करने लगे और लड्डू बस देखता ही रहा अपनी वंदना को। ज़िंदगी जितनी परीक्षा लेती है शायद उतनी कोई नहीं लेता, और जब हमें लगता है कि हम पास हो गए, दूसरी शुरू हो जाती है। मगर जीवन परीक्षाओं का ही नाम है, आखिर जीवन इसी का नाम है। वंदना को अस्पताल में 4 दिन रहना था। बहुत मना किया सबने और वंदना ने तो साफ मना किया, मगर लड्डू नहीं माना। वो अस्पताल से हिला भी नहीं। 4 दिन तक बिना एक शब्द बोले वंदना की सेवा करता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। वंदना बहुत कोशिश करती कि उसे लड्डू को तकलीफ़ न देनी पड़े, और वो सोचती कि लड्डू से ना कहे, मगर लड्डू बिना कहे सब समझ जाता और जो काम खुद कर सकता वो कर देता और जो काम ना कर पाता नर्स को बुला लाता। एक पल को भी वंदना के सामने से न हिलता। वंदना उसे यूं तो नहीं देखती, मगर जब वो उसे नहीं देख रहा होता तो नज़रें नहीं हटाती। उसने आशा से कहा कि लड्डू से बोले वो चला जाए, तो आशा ने कहा वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा मगर रहेगा यहीं, वो नहीं मानेगा।
पूरे एक दिन वंदना के कहने पर लड्डू वाकई सामने नहीं आया, मगर अगले दिन सुबह सुबह वंदना ने खुद लड्डू को उसका नाम लेकर पुकारा और वो यूं दौड़ा आया जैसे उसे ज़िंदगी मिल गई। देखा तो वंदना ने खुद उठने की कोशिश की और कमजोरी के कारण गिर पड़ी। लड्डू ने उसे उठाया और दो चार बातें भी सुना दी और फिर नहीं हिला उसके सामने से। लड्डू उसके लिए जो भी करता वो उसे देखती रहती। वो उसे खाना खिलाता, नाश्ता कराता और उठाकर वॉशरूम भी ले जाता और नर्स की मदद से वो सब कर लेती। वो इतनी देर वंदना सब उसे उसे बस निहारती ही रह जाती। 4 दिन हो गए। आशा ने जब देखा कि कमजोरी और है तो उसे अस्पताल में ही रखने को कहा। तो लड्डू ने कहा, अपनों के बीच अपनों की सेवा में रहेगी तो जल्दी ठीक होगी, ना कि अस्पताल में रहकर। आशा मान गई। वैसे भी वो इतने दिनों से लड्डू का ख्याल रख रही थी। वो अपना ख्याल नहीं रख रहा था, इसलिए उसे वक्त पर खाना ज़बरदस्ती खिलाकर जाती थी। उसने कहा, ठीक है, शाम को वंदना को घर ले चलेंगे। शाम हुई, आशा पेपर बनवाने गई। शारदा ने सारा सामान पैक किया और कुछ लेने बाहर गई। लड्डू और वंदना कमरे में अकेले थे। लड्डू भी बाहर जाने लगा तो वंदना ने उसे रोका। वो बोली, लड्डू, भूल क्यों ना गए तुम मुझे? लड्डू ने यह सुना तो रुक गया। वो बोला, सांस लेना कैसे भूलता है कोई? वंदना ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर गई। अपनी आंखों को पोंछते हुए बोली, जब ऐसा ही था तो एक बार भी कहा क्यों नहीं? लड्डू इस बार उसके सामने आया और बोला, अगर कह दो तुम नहीं जानती थी तो मानूंगा कि मैंने नहीं कहा। वंदना ने सिर उठाकर लड्डू को देखा। उसकी नज़र में वही प्यार था जो उसने पहली मुलाकात में महसूस किया था। उसने अपनी नज़र हटा ली। वो इसलिए ही तो किसी से शादी कर पाई थी कि लड्डू ने कुछ भी नहीं कहा था। डरती थी वो अगर लड्डू से अगर जुबान से कह दिया तो वो मना नहीं कर पाएगी उसे। उसे याद आया वो दिन जब आशा के पापा और माँ ने ये खबर सुनाई थी और वो पूरी शाम इस बात का इंतज़ार करती रही कि लड्डू उससे कुछ कहेगा और वो सबका विरोध कर लेगी, मगर लड्डू ने कुछ नहीं कहा। और उसने भी ये जानते हुए भी कि लड्डू उसे प्यार करता है, शादी के लिए हामी भर दी और खुद को पत्थर बना लिया। आशा के कुछ कहने पर उसने भले मना कर दिया था, मगर दिल से तो वो सदा लड्डू की ही रही। वंदना की आंखों में आंसू भर गए। उसने अपने घुटनों में अपना सर छुपा लिया। वंदना ने अब तक सच किसी को नहीं कहा था। जिसने भी पूछा उसने कह दिया कि उसे चक्कर आ गए थे, मगर उसके घाव सिर्फ और सिर्फ लड्डू ने देखे थे, बाकी किसी ने भी नहीं। तो वंदना को बैठे देख रहा था और उसे देखते देखते बोला, उम्मीद है एक रोज़ सच बोलोगी और जिस संताप से गुजर रही हो उस संताप को दूर करने में मेरी मदद ज़रूर लोगी। मुझसे कभी भूल कर कभी लगा हुआ हो तो इतना हक ज़रूर देना वंदना। इतना कहकर वो बाहर को चला गया और वंदना अपने घुटनों पर सर झुकाए बस रोती रही। उसके साथ क्या हुआ था उसे अपने सीने में दबाए। वंदना को घर आए अब 1 महीना भर हो गया था। किसी ने उसकी खबर भी नहीं ली थी, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी नहीं। आखिर एक दिन बलराम ने कहा, आशा, अपने चाचा जी से वंदना के विषय में पूछो तो, क्या उन्हें खबर है इन सब की? आशा ने अपनी चाची को फ़ोन किया और जो सुना उसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो फ़ोन रखते ही अपने कमरे में आई और बड़बड़ाने लगी। आखिर क्या समझते हैं माता पिता बेटियों को? सिर्फ एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं। ब्याहने के बाद सोचते हैं बोझ उतर गया, फिर भले ही वो नरक सा जीवन ही जी रही हो, ससुराल में पलटकर पूछते भी नहीं हैं कि बेटी जिंदा है या मर गई। ऐसे ही बड़बड़ाती रही रही थी आशा। बलराम ने देखा तो उसे जोर से अपने गले से लगा लिया और उसे शांत किया। वो बलराम के गले से लगते ही खूब रोने लगी। उसे इस तरह बड़बड़ाते और रोते लड्डू ने सुन लिया था। उसे बहुत गुस्सा आया और वो वंदना के लिए पानी लेने गया था। वंदना अब बिल्कुल ठीक थी, मगर दवा अब भी चल रही थी, जिसका ख्याल लड्डू अब भी रखता था। वंदना छत पर थी। लड्डू ग्लास लेकर आया और रखने की बजाय उसे पटक दिया और गुस्से में दवा की पुड़िया खोली और दवा रखकर जाने लगा। तो कपड़े टांगती हुई वंदना बोली, कौन सी बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? लड्डू ने पहली बार वंदना से गुस्से में बात की और इसलिए वो गुस्से में बोला, तुम कौन सा सब बताती हो मुझे जो मैं बताऊं?
वंदना ने लड्डू को देखा। पहली बार लड्डू बहुत गुस्से में था। उसने गोली खाई और बोली, ठीक है, आज तुमको सब बताऊंगी, फिर जो निर्णय ठीक समझो ले लेना मेरी बाकी ज़िंदगी के लिए। आज तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। और मुस्कुराकर लड्डू की तरफ देखा। लड्डू दरवाजे से टिक कर खड़ा था। वंदना ने कहना शुरू किया, बचपन से ही मेरे घर में लड़कियों के लिए हर कदम पर पाबंदी थी। मेरे पापा दादा दादी के साथ गांव में रहते थे। उनका पढ़ने में मन न लगा। दूसरी तरफ मेरे चचेरे दादा के बेटे मतलब आशा दीदी के पिता और मेरे ताऊजी बहुत होशियार थे, तो उनके पिता ने तय किया कि वो अपने बेटे के लिए शहर में रहेंगे और ताऊजी को लेकर शहर में आ गए। मेरे पिताजी गांव में ही रह गए। हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और 1 बहन, जबकि आशा दीदी इकलौती है। उनके पिता ने उन्हें खूब पढ़ाया। मेरे पिता ने मेरे भाइयों को पढ़ाया, मगर मुझ पर हर कदम पर रोक लगाई। बहुत मुश्किल से ताऊजी के कारण मैं पढ़ सकी। पढ़कर कुछ बनने का सपना छोटे से ही आशा दीदी को देखकर मेरे मन में आया और ताऊजी को देखकर वकील बनने का। इसलिए 12th के बाद शादी का दबाव बनने पर भी शादी के लिए तैयार ना हुई और पढ़कर LLB करने की सोच ली। तो BA किया और एडमिशन ले लिया। एडमिशन हुए कुछ दिन हुए थे कि पता चला आशा दीदी की शादी हो रही है। वो भी डॉक्टर बनने के बाद, और शादी के बाद वो एक बड़ी डॉक्टर बनेगी। मन में सपना उड़ान भरने लगा। जब आशा दीदी की शादी में आई तो पाबंदियों के बीच आई थी। किसी की तरफ देखने पर भी मनाही थी, मगर मेरी 2 निगाहों ने तुमको देख लिया। न जाने कब तुम्हारी हो गई वंदना, पता ही न चला। इतना कहते ही उसे खांसी आ गई। लड्डू ने झट से पानी का गिलास बढ़ाया। इस 1 महीने ने उन दोनों को दोस्त बना दिया था और लड्डू ने ही उससे अस्पताल में पहली बार में ही कहा था, बाकी ना सही एक दोस्त की तरह तो परवाह करने दो, और वो मना नहीं कर पाई थी। वंदना ने लड्डू की तरफ देखते देखते पानी पिया और संभली। फिर धीरे से पास ही खड़े लड्डू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठा दिया और बोली, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी लड्डू बार बार, इसलिए मेरे पास ही बैठो। और उसे पास बिठा लिया और आगे बोली, दिल पहली नज़र में तुम्हारा हो गया। तुम्हारी निगाहों ने तो पहली बार मिलते ही कह दिया, शायद मेरी निगाहों ने भी। बाकी का रहा सा मेरी आशा दीदी के घर आने ने। उस दिन जब तुमको देखा तो बहुत खुश थी, और जब ताऊ ताई गए तो भी खुश हो गई थी। तुम्हारे साथ जीने के लिए पल मिल रहे थे। तुम्हें एहसास रहे कि मैं हूँ, इसलिए पैरों में पायल और चूड़ियाँ पहनती थी। आशा दीदी ने भी कहा था एक रोज़ कि तुम्हें ये सब पसंद है। मुझे भी पसंद थी, मगर घर में पाबंदियों के बीच पास होकर भी नहीं पहनती थी और तुम्हारे लिए पहनने लगी। 4 दिन आशा दीदी से पूछ पूछ कर तुम्हारे पसंद का खाना बनाती रही। तुम्हारे कपड़े अपने हाथ से धोकर प्रेस करती रही। बस हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हारे कमरे में जाने की, क्योंकि लगता था मैं वहीं की ना हो जाऊं। एक तरफ तुम्हारी ओर खींच रही थी, दूसरी तरफ खुद को रोक रही थी। तुम्हारे पास आने से जानती थी घर में पता चला तो तूफान आएगा। कभी कभी दिल कहता झेल जाऊंगी सब तूफान, और अक्सर कमज़ोर पड़ जाता। बस उस रोज़ किताब के बहाने कमरे में गई और ये सब कहकर वंदना की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। लड्डू ने पूछने की कोशिश की तो उसने हाथ रोक दिया और उसे देखकर बोली, रोने दो लड्डू, पहली बार रो रही हूँ, वो भी तुम्हारे सामने। तुम्हारी बाहों में आकर वो सुकून मिला जो सोच लिया बस तुम्हारी ही रहूँगी। मगर फिर ताऊ जी ताई जी आए और बिना तुम्हें बताए तुमसे मिले, घर लौट गई। घर जाकर फिर बंदिशों में जीने लगी, मगर दिल का पंछी तुमसे मिलने को तड़पता रहा। इधर ताऊ जी ने तुम्हारी बात छेड़ी घर पर, तो पापा ने जब ये सुना कि मैं भी शायद तुम्हें पसंद करती हूँ, तो उस दिन बहुत पिटाई हुई, ये कहकर कि गुलछर्रे उड़ाकर आई है। तुम्हारे निश्चल प्रेम को मेरे दोनों भाइयों भाभीयों और माता पिता ने खूब गालियाँ दी और आनन फानन में रिश्ता ढूंढकर मुझसे शादी करने को कहा गया। मना करने का सवाल ही ना उठा। रिश्ते की बात के साथ 2 अर्थी उठने वाली बात मेरी माँ ने खुद कही। बस बिना देखे बिना जाने कौन है क्या है शादी कर ली। शादी के दिन आशा दीदी आई तो उन्हें कुछ न कह सकी, बस इशारों में ही कह दिया और ब्याह कर तुम्हारे प्यार और याद को हमेशा के लिए दिल में दबाकर चल दी।
मगर ससुराल में पहले दिन ही स्वागत गालियों से हुआ। सब ने तोहमत लगाई कि पढ़ी लिखी वकील है, बचकर रहना, केस न कर दे। बस पति को ये बात नागवार गुजरी और बिना घूंघट उघाड़े हंटर की बारिश कर दी और धमकी दी कि कदम घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए। 2 दिन बाद होश आया। इससे पहले कुछ कहती लड्डू ने उसके लबों पर हाथ रख दिया और भरी आंखों से देखा तो वंदना ने लड्डू की तरफ मुस्कुराहट भरी हुई आंखों से देखा और बोली, तुम्हें जानना था, अब सुनो पूरा, मैं रुकूंगी नहीं अब। जानते हो, जब पति के बारे में जाना तो पता चला मेरे पति की उम्र 45 है और मैं 24 की। उस पर गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ऐसे कि कोड़े बरसा कर ही निकलता है। वो हर किसी को मार देते हैं अपने माता पिता को छोड़कर। ये सब जानकर मैं बहुत रोई। माता पिता भाई से कहना चाहा तो जवाब मिला, जैसे कर्म वैसा फल। इतने बुरे कर्म थे क्या मेरे। खैर 2 दिन बाद होश आया। इस बात की परवाह किए बिना ही पति मेरे जिस्म को निचोड़ते हुए रात भर मैं दर्द से तड़पती रही। घाव से खून रिश्ता रहा मगर उसे परवाह कहाँ। बस अब बर्दाश्त के बाहर था तो घर वापस जाने का फैसला कर लिया। तो पता चला घर वाले तो संबंध तक तोड़ चुके हैं। किधर जाएगी? और जब कहा कि कहीं भी जाऊंगी तो उसने बालों से पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और कह दिया कि मैं भी देखूं कैसे भागेगी। उसके बाद तो हर रात वो आता, जिस्म से खेल कर चला जाता। मैं रात भर पत्थर की तरह पड़ी रहती, पूरा दिन काम करती, गालियां खाती और फिर मार। पूरा दिन भागने की, किसी से संपर्क करने की कोशिश करती और हर बार पकड़ी जाने पर यूं ही चाबुक से पीटी जाती। धीरे धीरे हिम्मत जवाब देने लगी और एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मगर अत्यधिक काम और मार से वो रुका ही नहीं। मर गया 1 महीने में ही। 4 साल में 4 बार ये खबर मिली और 4 साल में 4 बार मेरे अंदर की माँ मरी। इतना कहकर वंदना चुप हो गई। पत्थर सी लगने लगी वो लड्डू को। लड्डू की आंखें इतनी देर से बरस रही थी और उसका हाथ दरवाजे की कील पर उतना ही गड़ता जा रहा था जितना दर्द वंदना की बातों से निकल रहा था। लड्डू बिना वंदना को देखे कील पर हाथ गड़ाए पूछा, फिर गांव तक कैसे आई? वंदना ने लड्डू के हाथ देख लिया था। वो लड्डू के पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, क्यों और दर्द दे रहे हो मुझको लड्डू? फिर उसे अपने पास बिस्तर पर बिठाते हुए उसके हाथ पर अपना दुपट्टा बांधते हुए बोली, नहीं होता दर्द अब किसी भी बात से, किसी चोट से, मगर तुम्हारी तकलीफ देखकर दर्द अभी भी होता है लड्डू। और इतना कहकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा। लड्डू ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और खूब रो गया। वंदना भी खूब रोती रही, काफ़ी देर तक उसके सीने से लगी रही और फिर रोते हुए ही वो बोला, सब सहती रही तुम, एक बार भी मुझे याद नहीं किया? वंदना लड्डू के गले से हटते हुए उसके हाथ में कपड़े की गांठ बांधते हुए बोली, अभी तक जीवित हूँ क्योंकि तुम्हें याद किया। जानते हो, एक दिन तुम्हारी बहुत याद आई और मैं बहुत रोई। जब रोना बंद हुआ तो पानी पीने आई और तभी दरवाज़ा खुला दिखा और मैं भाग आई। जब तक उस गांव से निकली तब तक भागती रही और भागकर इधर का रास्ता मिला, इस गांव में आ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा गांव है। तुम मेरे इतने पास रहते हो, बस 1 गांव की दूरी है। खैर यही है मेरी कहानी, इसके आगे तो जानते हो तुम। इतना कहकर पत्थर सी उसे देखने लगी। लड्डू ने पूछा, सर पर चोट कैसे लगी? वंदना ने अपने सर पर हाथ लगाया और बोली, ये वो जब मैं भागी दरवाजे से तो अंधेरे में दरवाजे से टकरा गई और लग गई चोट। कहकर मुस्कुरा दी। लड्डू उसे देखता रह गया और सोचता रहा कि आज़ादी की चाह वंदना के मन में इतनी थी कि सर फट गया, खून बहता रहा और उसने ध्यान तक नहीं दिया। और वंदना उसे देख रही थी एकटक। फिर बोली, आज तुमको दूसरी बार इतने पास से और गौर से देख रही हूँ। लड्डू ने पूछा, पहली बार कब देखा था? वंदना बोली, जब पहली बार देखा था तब। अब मुस्कुरा दी। लड्डू ने उसके सिर की पट्टी बदली और बोला, ये अब ठीक होने को है, चलो दवा खाओ और सो जाओ। वंदना को सुलाकर जब लड्डू बाहर को आया तो उसने दीवार से टिकी आशा को देखा। वो लड्डू को देखकर रो पड़ी। लड्डू ने संभालना चाहा, वो लड्डू के गले से लगकर ही रो पड़ी। अपनी ही बहन का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। लड्डू ने उतनी देर से खुद को संभाला था मगर फिर खुद ही रोने लगा। वंदना उठकर आई तो उसने दोनों को रोते देख लिया। लड्डू एकदम से उसे देखकर बोला, चुप हो जाओ भाभी माँ, मेरा वादा है
जिन्होंने भी वंदना पर अत्याचार किए हैं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और इसमें वंदना को मेरा साथ देना पड़ेगा। वैसे भी इसने अपने जीवन का फैसला मुझ पर छोड़ा है, तो उन सबको सबक भी सिखाऊंगा और उनका जीवन फिर इसे वापस करूंगा। मैं वादा करता हूँ भाभी। इतना कहकर वो तेज कदमों से बाहर को निकल गया। पीछे पीछे बंसी भी, और इधर वंदना को शारदा और आशा ने संभाल लिया। शाम का समय, बलराम कुछ हिसाब में उलझा है। आशा और शारदा किचन में चाय बना रहे हैं और वंदना छत पर कपड़े सुखा रही है। लड्डू कुछ फाइल लिए बैठा है, कुछ लिख रहा है। तभी बंसी आता है। उसके चेहरे पर हवैया उड़ी है। खुद को संभाल कर वो कहता है, लड्डू भैया, आपने जो पता करने को कहा था पता चल गया है। लड्डू ने कहा, क्या पता चला? बंसी, भैया वो वंदना भाभी की शादी। लड्डू, क्या शादी? किससे हुई है? कौन है पति? और उसका गांव बता जल्दी। रसोई से शारदा और आशा चाय और नाश्ता लेकर आते हैं और बलराम का हिसाब भी बंद हो जाता है। ये सब सुनकर वंदना भी नीचे आती है। लड्डू के मुंह से सवाल सुनकर बंसी कहता है, बंसी, लड्डू भैया पति का नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह? बलवंत सिंह का भाई? बलराम एकदम से बोला और फिर वंदना की तरफ देख कर बोला, तुम्हारी शादी उस परिवार में हुई है और एक बार पता नहीं किया तुमने और तुम्हारे माता पिता ने? कैसे घर में शादी कर दी? क्या क्या सहा होगा न जाने इस बच्ची ने। उस घर में वो घर नहीं है, एक पिंजरा है जहाँ बेटियां तक कैद में रहती हैं और बहुओं के साथ तो और भी जाती होती होगी। ये सब कहते कहते बलराम की आंखें भर आई। वो वंदना के पास गया और उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, क्यों सहती रही अत्याचार? क्यों आवाज़ नहीं उठाई? बस एक बार बेटे जीजी जीजा को याद कर लेती। मैं आया था तब क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? वंदना ने जब बलराम के हाथों में पिता का साया पाया तो वो उसी के सीने से लगकर रोने लगी। इधर लड्डू वंदना को रोते देखकर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी बलराम ने तेजी से आवाज़ लगाई, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लड्डू। अगर आज तुमने गुस्से में कुछ कर दिया तो वंदना का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोगों से वंदना को सिर्फ मुक्त ही नहीं करवाना बल्कि उसे न्याय भी दिलवाना है। तुम जानते हो अच्छे से, बलवंत सिंह ने अभी अभी ही तुमसे मात खाई है। अगर उसे पता चला कि वंदना यहाँ है तो वो जरा देर नहीं करेगा उसे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने में। और देख एक बार वंदना की तरफ। जसवंत सिंह का नाम सुनते ही वो कांप जाती है। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है उस शैतान ने इस बच्ची से। बलराम की बात सुनकर लड्डू रुक गया। उसका गुस्सा दब गया, मगर मुट्ठी सीधी दरवाजे पर पड़ी और खून निकल आया। आशा ने जल्दी से उसे पकड़कर बिठाया और बोली, गुस्से में अपना आपा मत खो लड्डू। ऐसे हल निकाल कि जसवंत को उसकी सज़ा भी मिल जाए और वंदना को यहाँ से ले भी ना जा सके। उसने अपनी जिम्मेदारी तुझे दी है ना, तो उसे तकलीफ हुई है तो बर्दाश्त कर पाएगा तू। सोच अच्छे से। शारदा ने लड्डू की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, लड्डू भैया, तलाक का केस डाल दीजिए, साथ ही घरेलू हिंसा का। शायद इससे न्याय मिले वंदना जीजी को। लड्डू सबकी बात से सहमत हो गया। वो वंदना के पास उसके कमरे में गया जिसे बलराम पहले ही भेज चुका था। उसके कमरे में जाते ही उसने देखा वंदना खिड़की के पास खड़ी रो रही थी और डर से कांप भी रही थी। लड्डू ने उसकी तरफ देखा और उसके पास गया और बोला, मेरे रहते भी डरोगी अब तुम? कहा था ना तुमने कि अब नहीं रोओगी, फिर क्यों? तुम्हारी आंखें नम हैं। वंदना लड्डू के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों किया ये सब? अगर यही सब करना है तो मैं वापस चली जाती हूँ पति के पास। लड्डू ने कहा, भूल कर भी मत सोचना ये सब। मैं तुम्हें वापस पाकर नहीं खोना चाहता। और वंदना को अपने गले से लगा लिया और फिर झटके से हटाया और बोला, कुछ नहीं होगा मेरे रहते तुमको, बस भरोसा रखना। और चला गया। वंदना लड्डू को देखती रह गई। वो समझ ही नहीं पाई कि कब उसने लड्डू को इतना हक दे दिया था कि लड्डू उसे यूं अपने गले से लगा ले रहा था, और कब उसके इस हक जमाने को उसने कबूल कर लिया था कि उसके सीने से लगकर उसे सुकून और सुरक्षा का एहसास होता था। वो ऐसे ही खड़ी उसे देखती रही और सवाल उनके मन में घूमते रहे। तभी आशा और शारदा भी आ गए। आशा ने वंदना को इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ वंदना? शारदा ने भी पूछा, वंदना जीजी कहाँ खोई हो?
वंदना ने कहा, कहीं नहीं। वंदना को पहले दिन से ही लड्डू का आसपास होना अच्छा लग रहा था। प्यार तो पहले से ही करती थी, मगर अब भी करती है, उसे ये आज पता चला था। उसकी आंखें ये सोचकर ही नम हो गई थी। इधर लड्डू ने वंदना की तरफ से उसकी सहमति से केस फाइल कर दिया, दोनों तरह का। जब ये बात बलवंत सिंह को पता चली तो वो गुस्से में जसवंत सिंह के साथ घर आया और शारदा को अकेला देखकर वंदना को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके माता पिता को बुलाया और उनका अपने साथ मिला लिया। जब लड्डू को ये बात पता चली तो वो पुलिस को लेकर जसवंत सिंह के घर गया। जब जसवंत सिंह ने उस पर हाथ उठाना चाहा तो उसने उसका हाथ ही तोड़ दिया। और उस दिन बंसी को लड्डू की असली गुस्से का पता चला। लड्डू घर के अंदर घुसा और बेड से बंधी हुई वंदना को छुड़ाया। जब उसे खोल दिया तो वंदना झट से उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे यहाँ से ले जाओ लड्डू। इस बार वंदना के माता पिता और पति ने सब ने खूब इमोशनल और भावुक करने की कोशिश की, मगर वंदना ने लड्डू को देखा। लड्डू ने आगे हाथ बढ़ाया और वंदना लड्डू का हाथ थाम हमेशा के लिए जसवंत का घर छोड़ आई। जसवंत वंदना को तलाक नहीं देना चाहता था, मगर लड्डू के मजबूत केस की वजह से वंदना उसके चंगुल से हमेशा के लिए छूट गई। बलराम के परिवार की एकता फिर से काम आई। सबने मिलकर वंदना को बलवंत सिंह के चंगुल से छुड़ा लिया और बलवंत सिंह को भी सबक दिया कि औरत पाँव की जूती नहीं होती, वो जीवन साथी होती है। जब तक उसे वो स्थान नहीं दिया जाता, घर आंगन की उन्नति नहीं होती। वंदना के मुक्त होने के दिन सब बहुत खुश थे। सब ने सोच लिया कि अब लड्डू और वंदना की शादी कर देंगे। वंदना के माता पिता भाई को भी अक्ल आ गई थी। उन्होंने वंदना का रिश्ता लड्डू से करने के लिए कहा, मगर लड्डू ने मना कर दिया। उसने वंदना के सामने ही कहा, वंदना को मुक्ति दिलाना मेरा फ़र्ज़ था। मैं ये भी मानता हूँ कि मैं वंदना से प्यार करता हूँ और उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा, और वंदना की मर्ज़ी के बिना भी नहीं। और ये जानता हूँ कि वंदना की मर्ज़ी है, मगर मैं चाहता हूँ वंदना जिस संताप से गुजरी है, उस संताप को वो पूरी तरह भूल जाए। उसकी आंखों में शादी से पहले बहुत सपने थे, वो सारे सपने पूरे करे, और वो मेरी ही तरह वकील बनना चाहती थी। मैं चाहता हूँ वो वकील बने, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगर आज वंदना अपने पैरों पर खड़ी होती तो वो किसी के दबाव में नहीं आती। मैं चाहता हूँ वो पहले ये सपना पूरा करे, उसके बाद शादी करने व न करने का निर्णय ले, क्योंकि तब ही वो इस निर्णय के काबिल होगी। सब ने लड्डू की बात सुनी और वंदना की तरफ देखा, जो भरी हुई आंखों से अब भी लड्डू को निहार ही रही थी। उसने लड्डू को निहारते निहारते कहा, वंदना तो लड्डू की ही थी, लड्डू की ही है, वो जो फैसला करे। मैंने तो ये ज़िंदगी उसके हवाले कर दी। अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। लड्डू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वंदना अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर वापस चली गई। सुमेर के परिवार के सारे संकट टल गए। सुमेर अब दादा भी थे। 4 बच्चों का 2 तो पहले से बन गए थे और 2 इन 5 सालों में बन गया था। बलराम, लड्डू और बंसी ने एक साथ मिलकर गांव की तरक्की, गांव को बचाकर कर रहे थे। सब सुखी थे, बस कमी थी तो वंदना की और लड्डू की हंसी की। और आज 5 साल बाद वंदना अपनी एलएलएम की पढ़ाई पूरी कर एक काबिल और लड्डू की तरह वकील बनकर वापस लौट रही थी। सारे घर में खुशियां दौड़ रही थी। आशा आवाज़ लगाती हुई लड्डू के कमरे में आई। लड्डू, लड्डू, तू आज भी काम में लगा है? अरे तुझे याद भी है कि वंदना आ रही है? और कमरे में देखा तो लड्डू था ही नहीं। वो पूरे घर में ढूंढती रही, मगर लड्डू ना मिला। सब उसे तलाशने लगे। शारदा, बंसी, बलराम, बच्चे भी चाचा ताऊ कहकर उसे ढूंढे जा रहे थे, मगर लड्डू कहीं न था। लड्डू वंदना को लेने जाने वाला था, पर गया नहीं। इधर लड्डू की ढूंढाई हो रही थी, उधर लड्डू गांव के दूसरे किनारे पर, जहां वंदना से पहली बार मिला था, उसी मुंडेर पर बैठा था, चुपचाप और एकदम शांत। इधर आशा ने बंसी को भेजा वंदना को लेने के लिए, और उधर खेतों की थोड़ी ऊंची मुंडेर पर बैठा लड्डू न जाने किस सोच में गुम था। अचानक किसी ने उसके पीछे से आंखें बंद की। उसने हाथ को बिना छुए ही कहा, आ गई तुम? मैं तो तुमको लेने भी नहीं आया, फिर भी आ गई तुम? और पीछे पलट कर देखा, सामने वंदना खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे देखना था।
बदन पर वकील वाले काले कोट के साथ। वंदना खड़ी थी, उसके हाथ में LLM की डिग्री। उसने उस डिग्री को लड्डू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लड्डू नहीं लेने आएगा तो क्या वंदना भी नहीं आएगी? वंदना तो लड्डू की परछाई है, वो जहाँ ये वहाँ, कहकर उसने प्यार से लड्डू को देखा। लड्डू ने सामने खेत को देखते हुए कहा, याद है वंदना ये मुंडेर? यहीं मैंने तुमको पहली बार देखा था, जब हम छोटे थे। तुम पहली बार अपने पिता के साथ मेरे गांव आई थी अपने मामा से मिलने, जो कुछ साल पहले ही यहाँ इस गांव से चले गए हैं। तब तुम मात्र 6 साल की और मैं 8 साल का था। मैं खेत में और तुम इस मुंडेर से गुजर रही थी। याद इसलिए है क्योंकि जब तुम इस मुंडेर पर, जिस पर मैं बैठा हूँ, चढ़ी तो तुम्हारी माँ ने बहुत ज़ोर से डांट लगाई और कह रही थी कि लड़कियों को अच्छे से रहना चाहिए, ऐसे राह में बनी मुंडेर पर चढ़ना या फिर लड़कों की तरह उचकना नहीं चाहिए। तुम उदास सी चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या लड़कियों के सारे काम हम लड़कों से अलग होते हैं? और अगर होते हैं तो गांव की लड़कियां ऐसी क्यों हैं? वो देखिए शारदा को, और तुम्हारे जाने के बाद वो इसी पर चढ़ी और चिल्ला रही थी। बाबा ने कहा, कोई नियम नहीं है बेटा, ये हम लोगों की छोटी सोच ने ऐसा बना दिया है। बेटा हो या बेटी, उसे पढ़ने का, जीने का, अपनी मर्जी से जीवन साथी तक चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे अगर उसके भावी घर वाले उसके साथ अन्याय करे तो विरोध करने के काबिल हो। आर्थिक रूप से मजबूती से अपने फैसले लेने के काबिल तो बनेगी ही, ज्ञान उसमें इतना विश्वास भरेगा कि वो सही गलत को समझ सकेगी। इसलिए मुश्किल कोशिश में हूँ कि इस गांव की लड़कियां पढ़े लिखे। बाबा की कोशिशों के बाद गांव में लड़कियों की शिक्षा बड़ी कक्षा तक ही नहीं बल्कि जॉब भी करे इतनी होने लगी थी। और मेरे मन में था कि क्या इस गांव की तरह हर किसी को यही मौका मिलेगा? बाबा के बाद बड़े भैया ने कोशिश की और आज घर की बहुएं तक नौकरी करने लगी हैं। फिर सालों बाद तुमको बड़े भैया की शादी में देखा। मैं नहीं जानता वंदना, मगर बचपन में वो चेहरा समा गया था आंखों में। और फिर उस दिन तुम्हें देखा शादी में, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, मगर उसके साथ देखी तुम्हारी बंदिशें। तुम मुझे देख रही थी मगर ऐसे कि किसी को पता न चले। शायद किसी को न दिखी मगर मुझे दिख रही थी ये बेड़ियाँ। कितनी नाजुक सी हो गई थी तुम, और तुम्हारी माँ की भाषा में तमीज़ वाली भी। सच कहूँ तभी मचल गया था तुम्हारी वो बेड़ियाँ तोड़ने को। तुमसे मिलना सुखद था, दुखद भी। धीरे धीरे कब तुम्हें चाहने लगा पता नहीं, मगर प्यार करता हूँ तुमसे ये समझने में देर हो गई। हाँ, मुझे पता चला तुम वकील बनना चाहती हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था, मगर इस तरह शादी कर देंगे तुम्हारे माता पिता ये नहीं पता था। इतना कहकर लड्डू रुक गया। वंदना अभी भी खड़ी थी और लड्डू को सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखें भर गई और वो सुबकने लगी। लड्डू ने उसके सुबक को सुन लिया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वंदना ने उसका हाथ पकड़ा और खुद उठकर बोला, वंदना आज तुम्हारी सारी बेड़ियां भी टूट गई और तुम आत्मनिर्भर भी बन गई। आज खड़ी हो जाओ इस मुंडेर पर और उसी तरह चिल्लाओ जिस पर तुमको उस दिन उस रोज डांट पड़ी थी। वंदना ने आंसू भरी आंखों से लड्डू को देखा और टीले पर चढ़ी और बोली, आई लव यू लड्डू, और उतरकर लड्डू के सीने से लग गई। आसपास के सारे लोगों ने देखा और अपना काम करने लगे। लड्डू ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, देखा, हम कुछ भी करें इस दुनिया को बस कुछ पल फर्क पड़ता है और फिर ये काम पर लग जाती है। लेकिन अगर हम बुरा मान लें या ये क्या कहेंगी ये बात की परवाह करें तो ये ही दुनिया जीना दुश्वार कर देगी। आज के बाद तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरी वंदना को खुलकर जीने की पूरी आज़ादी है, समझी तुम? वंदना ने भरी हुई आंखों से उसकी नाक पकड़कर कहा, समझ गई, मगर हम दोनों को सारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। बंसी स्टेशन के 4 चक्कर लगा चुका होगा, अब घर चलें। अगर अभी न गए तो बड़े भैया पूरा गांव ढूंढने निकल पड़ेंगे। लड्डू भरी हुई आंखों से मुस्कुराया और वंदना को जोर से गले से लगाया और बोला, आई लव यू बहुत सारा। और फिर वो लौटने को मुड़े तो उनका परिवार सामने खड़ा मिला। बड़े भैया बोले, मैंने कहा था ना, जहाँ लड्डू वहाँ वंदना, और जहाँ वंदना वहाँ लड्डू। देखो ये रहे दोनों। आशा आगे बढ़कर दोनों के पास आई और दोनों का कान खींचते हुए बोली, क्यों, तुम दोनों को यहाँ मिलने की सूझी थी और हमारी जान वहाँ सूख गई। इस बात की कोई परवाह नहीं। सॉरी सॉरी भाभी, दोनों एक साथ चिल्लाए। तभी बंसी बोला, शादी कर दो भाभी इन दोनों की, इससे पहले कि बच्चे गलत रास्ते पर चले। क्यों लड्डू भैया,
यही तो कहा था आपने मेरे और शारदा के समय। लड्डू बोला, 1 मिनट कान छोड़ो भाभी, और कान छुड़ाकर बोला, बंसी रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। दोनों दो दो बच्चों का बाप हो गया मगर, और भागा उसके पीछे, साथ में बच्चे भी। इधर वंदना ने आशा और बलराम के पैर छुए और शारदा को गले से लगाया। आशा बोली, बोल वंदना बोल, मेरे लड्डू के साथ संगम करेगी या नहीं? वंदना बोली, वो तो बचपन में ही हो गया था दीदी। सब ने उसकी तरफ देखा। वो हंसकर बोली, घर चलिए फिर सब बताती हूँ। और आगे आगे शारदा का हाथ पकड़े दौड़ती चली गई। बलराम ने आशा का हाथ पकड़ा और बोला, मेरा परिवार तुमसे है, तुमने इसे पूरा किया, तुम ही मेरी जिंदगी हो। और आज समझ आया, परिवार ही जीवन है और जीवन इसी का नाम है। बाबा सदा कहा करते थे, सुख दुख की छाया है, इसका वो सरमाया है जो इन सब से नहीं घबराती, जो अपनी धुन में चलती है। जिंदगी वही है, जीवन इसी का नाम है। जिंदगी की परीक्षाएं अभी भी बाकी थी मगर सुमेर का परिवार अब हर परिस्थिति को साथ मिलकर और हंसकर झेलना सीख गया था। जीवन भी तभी चलता है जब हम उसे जीते हैं, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।